Z ठीक है। देखो, हम थे डेट का डिस्कस कर रहे थे, जब भी डेट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द की डेट्स कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट एंड उसका असर कैसे होता है, कौन सी चीज़ों पे होता है, ये डिस्कस कर रहे थे। एंड उसका लिंक दैट वी हैव सीन कि जो हम ट्रेड एक्टिविटी करते हैं, वहाँ जब ट्रेड होता है, ट्रेड सेटल्ड होता है, वो पोजीशन जब, एंड उसी पोजीशंस के ऊपर जब कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होते हैं, मतलब वही कॉर्पोरेट एक्शंस तुम्हारे क्यू में आएंगे वैलिडेट करने के लिए, है ना। अगर पोजीशन नहीं, देन दैट डजंट मेक सेंस टू वैलिडेट अ कॉर्पोरेट एक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा लिंक जो होगा ट्रेड एक्टिविटी, देन हो रहा है कॉर्पोरेट एक्शन जो भी आते हैं, या फिर इनकम प्रोसेसिंग जो भी आती है, उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो रहा है। करेक्ट। ओके। अभी अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे कि ये डेट का फंडा है, डेट इंपॉर्टेंट है, एंड जितने भी डेट्स है वो पूरे के पूरे हमें सिस्टम में रिकॉर्ड करने होते हैं। अभी सिस्टम कौन से है, जैसे कि एक आधा एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ मैं। इंटरनल कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे कि कोई भी अगर हम पे करते हैं चीज, तो हम हमारे बुक में दिखाना चाहते हैं। देखो, बेनिफिट्स तो ऑलरेडी पे हो जाते हैं, उस म्यूचुअल फंड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, हेज फंड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है डिविडेंड। करेक्ट। वो डिविडेंड का जो म्यूचुअल फंड और या फिर हेज फंड का अकाउंट जो है, किसी बैंक के साथ है, राइट। हेज फंड और ओके, ओके, इनका अकाउंट है, बैंक अकाउंट होता है। हम्म। हम्म। सभी सभी करते हैं, वैसे ही करते हैं, अलग सा कुछ नहीं करते हैं। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें बेनिफिट लेना है? देखो, दो चीजें होती है। एक, कोई डिविडेंड, जैसे तुम्हारी स्ट्रेटेजी बनती है, सपोज यू आर हेज फंड मैनेजर, तुम अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखते हो कि जो डिविडेंड भी देते हैं, और ऐसे भी स्टॉक्स रखते हैं जो डिविडेंड नहीं भी देते। जो डिविडेंड्स नहीं देते उनका कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कैपिटल गेन होता है ना, बहुत ज्यादा होता है वो। जैसे कि अभी एनएमडीसी कंपनी है, उसका प्राइस देखना, बहुत ही, अभी तुम्हें दिखा भी देता हूँ मैं कि समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है मार्केट में, ताकि डाउट ना रहे दिमाग में, और मुझे डाउट के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओएनजीसी नहीं, ओएनजीसी नहीं, एनएमडीसी। ठीक है, ये देखो, ये स्टॉक देखो कितना फ्लैक्चुएट होता रहता है। अभी 134 हो गया। मैंने यहाँ पे था कुछ, अभी मैं एक दिन का नहीं, एक वीक का लगा देता हूँ। देखो, 147 था, बट उस दिन जब मैंने एंट्री, मेरे पास जब होल्डिंग थी, यहाँ थी उसकी प्राइस। लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो करंट वीक जो गया अभी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो गिरा हुआ है, तो वो मुझे लगता है बुधवार के दिन गिरा हुआ है पूरा, क्योंकि उसके बुधवार के दिन एक्स डेट थी। ठीक है। अभी यहाँ से देखो, जैसे एक्स डेट को ना, एक्स डेट के पहले बाइंग हुई थी पूरी, क्योंकि अगर ये देखोगे मंथली देखोगे, ये देखो यहाँ से 132 से लेकर लोगों को पता चला था कि डिविडेंड अच्छा आने वाला है, तो लोगों ने तगड़ा 30 से ही बाइंग करना शुरू कर दिया था, पोजीशंस अपनी बना ली। दे डोंट वेट फॉर कि चलो कि आगे क्या, अपनी अपनी पोजीशंस बना दो, वेट कर लो। अभी तुमने वेट कर दिया, वेट करने के बाद यहां से तुमने बाइंग करी, यहां भी तुम हो साथ में, यहां पे भी हो। यहां पे जो देख रहे हो ना, मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखा रहा हूं, बट यहां पे जो देख रहे हो, यहां पे हाईएस्ट बनाया था उसने। ये जो हाईएस्ट था, एक्स डेट के दिन का हाईएस्ट था वो। कौन से दिन का? एक्स डेट। मतलब ये हुआ कि एक्स डेट पे भी लोग बाइंग करते रहते हैं। क्यों बाइंग करते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने उन्होंने ट्रेड किया मतलब उनके पास माल, जो ओनरशिप है उन्हीं के पास आई। करेक्ट।
ये जाके T+2 पे सेटल्ड होगा। सेटल्ड होने के बाद उनको डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके अकाउंट से निकल रहा है उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी अग्रीमेंट साइन करते या फिर ब्रोकर के साथ ये करके बड़े बड़े इन्वेस्ट, ये रिटेल इन्वेस्टर को उतनी जानकारी नहीं होती है। वो क्या करता है, नॉर्मली यहीं पे कहीं पे ट्रेड ठोक देता है। ठीक है, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ट्रीटी साइन करो, बाकी की सारी चीजें देखो। ये रिटेल इन्वेस्टर हम नहीं करते, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, हेज फंड, म्यूचुअल फंड। तो इसलिए तब यहाँ इतना पंप हुआ था प्राइस, डायरेक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक गया। एंड जैसे ही मतलब बाइंग हो गई पूरा, एग्जिट के पहले दिन का जो मार्केट था, फिर उसने सिग्नल भी दे दिया था कि अब ये वीकनेस आने वाला है उसमें। एंड जब दूसरे दिन का एक गैप अप ओपनिंग जो था, ये कैंडल के साथ जब उसने ओपनिंग दिया, ये जो उसका प्राइस है कुछ देखो कितना है, 147 का जो प्राइस है कुछ समथिंग, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया दूसरे दिन, यानी कि एक्स डेट +1 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आया। एंड उसके बाद भी अभी कंटिन्यूअसली गिर ही रहा है, तभी मतलब यहाँ पे आ गया, 135 पे आ गया। तो सोचो कि अभी ये ऐसे होता है, मतलब पूरे मार्केट का जो है ना, डिविडेंड आ रहा है तो बाइंग करो, डिविडेंड उनको पता है कि एक दिन के बाद मार्केट पूरा उस पर्टिकुलर शेयर्स का गिर जाएगा तगड़ा, तो फिर वो निकल जाते। तो ये लोग यहाँ पे क्यों निकल जाते हैं, जिन्होंने डिविडेंड के लिए वेट किया था, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। या फिर दो चीजें होती है, अभी एक्स डेट के दिन मार्केट तो गिर जाएगा, एंड रूल के हिसाब से तुम्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि उसके पहले की बाइंग होनी चाहिए, एक दिन पहले, भले ही एक दिन पहले की क्यों ना हो। ऐसा ही है ना। नहीं नहीं, एग्ज डेट मतलब कोई भी डेट होती है जो कंपनी अनाउंस करती है कि उस दिन के पहले तुम ट्रेड करो एंड अपने पास पोजीशन लेके रखो। कोई भी डेट, जैसे कि आज की दिन, अगर आज की एग्ज डेट है, आज का दिन अगर एग्ज डेट है। हम्म। कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो एक्स कहा जाता है ना। इंपॉर्टेंस वही है कि तुम्हारा रिकॉर्ड डेट का। कौन सी, डिविडेंड कम डेट? अरे वही एक्स डेट जो है ना, एक्स डेट को ही हम ये डिविडेंड कम डेट, यानी कि उस डेट के पहले तुम बाइंग करके रखो, मीनिंग ये हो जाता है साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो। डिविडेंड कम, उस डेट को डिविडेंड आ रहा है ना, एक्स डेट को, उसके पहले बाइंग करके रखो, उसको डिविडेंड कम डेट बोल के ऐसे एक ही साथ बोल देते हैं, डिविडेंड कम। डिविडेंड कम यानी कि आ रहा है, वो कम वाला नहीं है, CUM लगा देते हैं, डिविडेंड कम ऐसे। तो डिविडेंड कम डेट बोल के ये लोग डिविडेंड, वो डेट तक, वो डेट पे डिविडेंड आ रहा है ना एक्स डेट पे, तो उसके पहले बाइंग करके रख दो। कभी भी करो, एक दिन पहले, पहले ही मार्केट बंद हो रहा है उस समय कर लो चलेगा, बाइंग कर लो, वो जाके सेटल हो जाएगा, मतलब एक्स दिन, एक्स डेट पे आप उसके ओनर हो, इवेंचुअली वो जाके सेटल हो जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट ये रिटेल इन्वेस्टर को इतना समझ में नहीं आता है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ, रिकॉर्ड डेट, एग्जैक्टली, नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, उसको ट्रीटी कहते हैं ये लोग। तो ये जैसे कि यहाँ पे अगर अभी दो पर्पज है, हमेशा ये सवाल क्रॉस क्वेश्चन जब आएगा तुम्हें, क्रॉस क्वेश्चन ये होता है कि भाई जो अभी बंदा यहाँ पे एक्स डेट पे जो बेच रहा है, उसको फिर तो डिविडेंड नहीं मिलेगा इवेंचुअली, है ना। तो उसका बेनिफिट क्या रहा फिर इस केस में, तो कि अगर तुम म्यूचुअल फंड एक, नहीं सुन, बट नहीं नहीं, मैं तुम्हें दो चीजें बताता हूँ। हाँ, तुम यहाँ पे बेच दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, बट ये भी गेन, तगड़ा गेन होता है ना यार। देखो यहाँ से 130 से लेकर डायरेक्टली अगर कोई चीज 150 हाई बना रहा है, तो यानी कि 4-5 रुपए इधर ही मिल रहे, तुम्हें एक ही दिन में भी मिल रहे। तो तुमने यहाँ से वेट किया, यहाँ ये भी तुम्हें चाहिए, बट तुम्हें डिविडेंड नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इस समय ये स्टॉक इतना गिर के, मतलब देखो, वन 150 से लेकर के डायरेक्टली 134 पे आ रहा है, यानी कि 15 रुपए का कम से कम तुम्हें लॉस हो रहा है पर शेयर के पीछे। अभी बड़े इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे, भाई देखो मैंने यहां से परचेस किया था, मुझे तगड़ा कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, अब मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल कर दूंगा पोजीशंस। मैं मैनेजर हूं, मैं बोलूंगा देख भाई मैं बेचना चाहता हूं अभी से, क्योंकि मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा कि डिविडेंड, वो कमिट करूंगा कि अगर मुझे डिविडेंड आता है तो मैं, जो बायर है मेरा, मैं उसी को डिविडेंड प्रोसेस कर दूंगा एंड मैं पोजीशंस बेच दूंगा। क्योंकि इवेंचुअली वो एंटाइटल तो है नहीं है, क्योंकि नहीं है, उसके पहले उसके पास पहले से पोजीशन थी, बट उसने एग्जीक्यूट कर रहा है वो पोजीशन अपनी, बोल रहा है कि मैं बेचना चाहता हूँ उसी दिन, एटलीस्ट एक्स डे पे तो रखो अकाउंट में अपने। वो नहीं बोल रहा है मैं नहीं रखूंगा, अगर वो रखता है तो फिर इवेंचुअली वही एंटाइटल है।
तो ये ऐसे करके अपनी पोजीशंस बेच देते किसी और को, बट दूसरे वाले को, बट देखो पोजीशंस बेचते हैं तो उसके सिर्फ तुमने वो ट्रेडिंग डे के दिन इंस्ट्रक्शंस ब्रोकर के पास जाते हैं, वो जाके कस्टोडियन को भेजेगा, वहां से डेबिट होगा निकलेगा, 2 दिन का समय लगेगा। बट ये जो बेच रहा है ना बंदा, जो सेलर है ना, उसी को डिविडेंड आता है जब एक्स डे पे अब हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो, क्योंकि हमारे सिस्टम में पोजीशन जो कैप्चर्ड होती है एक्स डेट के हिसाब से होती है। क्योंकि ये जो तुम डेटा देखोगे, ये ये पूरी डेट ऐसे तुम्हें सिस्टम में जब इवेंट तुम एक सेटअप करते हो, एक इवेंट सेटअप यानी कि क्रिएट करते हो, तो एक्स डेट होगा तुम्हारा, रिकॉर्ड डेट होगा, वैल्यू डेट। ये डेट का इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, लेकिन ये 2 डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम अपने सिस्टम में एंटर करते हो, मतलब ये होगा कि सिस्टम तुम्हारा उस डेट से जितने भी पोजीशंस एग्जिस्ट है तुम्हारे सिस्टम में, वो पूरे के पूरे कैलकुलेट कर देता है। हाँ, अग्रीड। हाँ, चले वो एंटाइटलमेंट डेट जो भी हो, ठीक है, वो तो ट्रेड डेट होता है इवेंचुअली। एंटाइटलमेंट डेट मतलब तुम्हारा ट्रेड डेट है, उसके पहले से पोजीशन है, मतलब एक्स डेट पे पोजीशन है उसके पास, है ना। लॉजिक नहीं समझा? नहीं नहीं नहीं, अरे एक्स डेट का मतलब है कि तुम्हारे अकाउंट में दिख रही है, इसलिए तो एक्स डेट कहा जाता है ना। ट्रेड करते हो तो यहाँ पे दिखने लगती है, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट पे जो होता है ना, जो जितने पोजीशन सेटल्ड होते हैं, मतलब यानी कि एक्चुअल सेटल्ड होते हैं ना, उतने ही दिखते हैं रिकॉर्ड डेट पे। हाँ, एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जब इवेंट प्रोसेस जब सेटअप होता है एक्स डेट के हिसाब से होता है, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन हम बिल्ड करते हैं। बट जब प्रोसेस, अभी इसमें भी 2 तरीके बहुत सारे कंपनीज लेके आती है अपने अपने। कोई बोलता है कि मैं रिकॉर्ड डेट के हिसाब से बेनिफिट देना चाहता हूँ या फिर प्रोसेस करना चाहता हूँ। कोई बोलेगा कि मैं एक्स डेट के हिसाब एज पर एक्स डेट दैट आई वांट टू प्रोसेस द डिविडेंड टू दी ऑल द स्टेक होल्डर्स, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो उन दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इसलिए एक्स डेट पे जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, देखो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि 6 महीने में ये वेट। अभी यहाँ पे इस केस में अगर देखोगे, ये स्ट्रेटेजी के साथ समझने की कोशिश करो चीजें। यहां से ये गिरेगा तो एटलीस्ट नेक्स्ट 1 क्वार्टर, मतलब 3 महीने मुझे वेट करना पड़ेगा ये लेवल आने के लिए। मैं 3 महीने क्यों वेट करूं भाई? मैं, मुझे तो डिविडेंड नहीं, मैं 10 रुपए के लिए अभी 3 महीने वेट करूं? क्योंकि मुझे जितना पॉकेट भरना था मैंने भर लिया। अरे यार। हेलो। नहीं, लाइट गई थी, अभी पावर गई है तो मैंने मोबाइल कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के साथ अगर इफ यू ट्राई टू लर्न ना, तो समझेगी चीजें, तो कोई रुकना नहीं चाहेगा। इसलिए वो अग्रीमेंट करके गारंटी, मतलब एश्योरेंस देके निकलना चाहता है कि भाई देखो, मैं तुम्हें डिविडेंड का एश्योरेंस दे रहा हूँ, जो मेरे अकाउंट में आएगा मैं तुम्हें प्रोसेस कर दूंगा, बट मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे कैपिटल गेन से मैंने जेब भर दी है, मैं निकल रहा हूँ, अभी तुम बैठो। हाँ, तो वो ऐसे एग्रीमेंट मतलब जो होता है ना कि जो तुम्हें पूछा जाता है ना सवाल कि भाई ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो जो देखो हर चीज का एक रिटर्न फॉर्म होता है, प्रॉपर वे होता है, तो हम वो प्रोसीड करके निकल जाते हैं। एंड इवन वो भी एक्सपेक्ट वही करते हैं मैनेजर्स आंसर में कि भाई तुम ऐसी चीजें भी बताओ ना, कि जो टेक्निकल चीजें वो बताओ ना, वो क्यों निकल रहा है, स्ट्रेटेजी के साथ बताओ, क्योंकि उनको भी वही चाहिए होता है। ये प्रोसेसिंग के लिए भी इम्पोर्ट, हमारे प्रोसेसिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट यही चीज है कि तुम्हें डेट देखना है तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारे जो भी एप्लीकेशन वॉट एवर प्लेटफॉर्म्स दैट यू आर यूजिंग टू प्रोसेस द कॉर्पोरेट एक्शंस, तुम्हें वो देखना है, तो उसी के हिसाब से तुम प्रोसेस करते रहो। दैट्स इट, है ना। तो ये वैसी चीजें काम करने लगती है डिविडेंड की। ठीक है, तो ये फिर हुआ हमारा एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट एंड वैल्यू डेट। अभी वैल्यू डेट की बात करनी है। वैल्यू डेट का मतलब है,
This is a payment date. Payment, instead payment date, you can say like payment processing date. Else system processing date. आइडियली जो समय होता है रिकॉर्ड डेट प्लस 20, रिकॉर्ड डेट प्लस 45 days to process a cash payment to the shareholders. Hello, hello, hello. Hey, can you hear me? Are you there? Hello, hello, hello. Okay, so my network is not there. What's it? Hello, hello, हेलो। क्या लाइट लाइट की इशू है क्या? नहीं नहीं, अभी मैं हूं ना, उधर ही हूँ स्टिल। बट हेलो, व्हाट हैपेंड यार? ओके, डिसरप्शंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, आउटसाइड नॉइज फ्रॉम द पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड ऑल, लेट इट बी। ठीक है। ये जो वैल्यू डेट होता है, इट्स लाइक पेमेंट प्रोसेसिंग डेट। ओके, सो ये डेट जो तुम्हारे कंपनी होती है, इश्यूअर कंपनी होती है, यानी कि इन दिस पर्टिकुलर केस वी टुक द फेसबुक एज अ इश्यूअर कंपनी, then Facebook company will announce it on which date they will process cash to you. So that date would be your value date.
नहीं, लॉजिक समझो, जैसे कि अभी अभी यहां तक क्या हो रहा है, जैसे कि एक्स डेट होगी, पोजीशंस वैलिडेट होगी, सब हो गया। बट जो कंपनी के तरफ से भी, इश्यूअर की तरफ से भी, उसके बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करके तुम्हें कितने लोग एक्चुअली शेयर होल्डर्स है इस डेट तक, उन्हीं को पैसा भेजेगा ना वो। हाँ, मतलब एक्चुअली डेबिट सेटल्ड होगा कैश, इवेंचुअली कंपनी के साइड से कैश कब सेटल्ड होता है, जब हमारे अकाउंट में आता है तब, है ना। एंड उसका जो ड्यूरेशन है, इट इज लाइक 45 डेज। ठीक है, अगर टेक्निकली अगर कोई पूछता है ना, ये विद इन दैट तुम्हें कभी भी आ सकता है, रिकॉर्ड डेट +2 पे भी आ सकता है, 3 पे, 4 पे, ऐसा कुछ फिक्स्ड है नहीं उसके लिए, बट इट शुड बी रिसीव्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट। यस। नहीं नहीं, मैंने बोला कि रिकॉर्ड +2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर उसके विद इन 45 डेज कभी भी आ सकता है, उसका कोई ऐसे फिक्स नहीं, बट वो डेट अनाउंस करते उसके उनके उनके कन्वीनियंट के हिसाब से। हाँ, मतलब पेमेंट कैश एक्चुअली तुम्हारे अकाउंट में आने के लिए उसका जो समय है, मैक्सिमम समय जो है 45 डेज का है, विद इन दैट। ऐसे 45 डेज हमेशा नहीं लेता है, बट तुम्हें मैक्सिमम टैट होता है वो, तो उसके पहले तुम्हें कभी भी आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं, अरे वो मैंने नहीं, मैंने जो बोला स्टेटमेंट पहले सुनो। मैंने बोला कि रिकॉर्डेड +2 नहीं, रिकॉर्डेड +1 2 3 कुछ भी हो सकता है, रिकॉर्डेड प्लस मतलब रिकॉर्ड डेट के बाद कभी भी विद इन 45 डेज में तुम्हारा पेमेंट तुम्हें आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो उस डेट को, जो भी डेट होगी, जो भी डेट होगी, इस केस में चलो कि ये 13 दिसंबर है या फिर 31 दिसंबर है, तो ये है तुम्हारा वैल्यू डेट। मतलब यानी कि कंपनी ने बोल दिया है कि मेरी टीम इस डेट पे तुम्हें पेमेंट प्रोसेस करने वाली है। तो अगर इस एग्जांपल के तौर पर इफ वी कंसिडर दिस, देन फॉर यू द 31 December would be the value date for your corporate action event. On that particular date you will receive cash from the Facebook company। ठीक है, ये हुआ वैल्यू डेट का फंडा। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है, जब तुम्हें पूछे जाएंगे सवाल, क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एंटायर हेज फंड अकाउंटिंग और म्यूचुअल फंड अकाउंटिंग लाइफ साइकिल। इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रल, उसका उसके उसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसलिए कई बार सवाल उसके ऊपर आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू डेट एंड पेमेंट प्रोसेसिंग डेट और पेमेंट डेट देन। हाँ, पेमेंट डेट, जैसे कि अभी ये जितने भी डेट्स होते हैं ना, मैंने यहाँ पे गलत लिख दे तो ये इसके अंदर जाएंगे, टैब होगा। मैं वो बताता हूँ रीजन क्या है उसका। ये तो 31 December कंपनी ने कंफर्म किया है कि विल प्रोसेस द पेमेंट ऑन 31 December। ठीक है। हेलो। कैश कैश पेमेंट जो आएगा, डिविडेंड कैश होता है ना, वो कैश तुम्हें कभी भी 40 विद इन 45 डेज में आएगा। हम्म। हम्म। हाँ, सिस्टम में भी तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें सिस्टम में भी, जैसे कि अभी मैं किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा बिकॉज रिकॉर्डेड लाइन है। तो मानो कि एक एप्लीकेशन है इंटरनल जिसका नाम है XYZ। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, उस पर तुम्हें जब इवेंट तुम क्रिएट करोगे, तुम्हारे हाथ में जब ये इवेंट आएगा, एक्स डेट तुम्हें इनपुट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड डेट करना पड़ेगा, है ना। देन और क्या, इश्यूअर नेम होगा तुम्हारा। देन जो भी तुम्हारा जो क्वांटिटी, सॉरी हाँ, इश्यूअर मतलब वही फेसबुक वगैरह जो कंपनी है। देन तुम्हारा क्वांटिटी कितनी तुमने होल्ड करी है। देन प्राइस होगा, जो कि डिविडेंड का प्राइस कितने रेशियो में आया। इवेंट टाइप होगा, कंट्री ऑफ इश्यूअर होगा, किस कंट्री से ये इवेंट होता है। अगर तुम्हारा कोई इंटरनेशनल ब्रोकर है तो अलग अलग ज्योग्राफी के लिए काम करता है, तो उनके सिस्टम ये भी ऑप्शन होता है। देन ट्रांजैक्शन करेंसी होगा। ट्रांजैक्शन करेंसी का मतलब है कि जो
जो ट्रेडेबल करेंसी होती है ना, कि जिसमें ये कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, जो डिफॉल्ट ऑप्शन जो कंपनी ने दिया, जैसे कि जीबीपी मानो या फिर यूएसडी मानो, उसमें ठीक है। तो ये होता है डिटेल। एंड देन तुम्हारा पे डेट, एंटाइटलमेंट डेट भी होता है यहाँ पे इवेंचुअली। ठीक है, देन तुम्हारा होगा यहाँ पे, और ट्रांजैक्शन टाइप के बाद होगा वैल्यू डेट होगा, एंड पे डेट। पे डेट को कभी कभी मतलब बहुत सारे सिस्टम्स में ऐसे लिखा जाता है, ये अपनी अपनी सिस्टम की भाषा है, जैसे कि इसको सिस्टम प्रोसेसिंग डेट भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, आई पुट एन एग्जांपल देयर, ये क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसके मतलब इस इंफॉर्मेशन के बगैर, इसमें और एक चीज भी मैं भूल गया शायद, आइडेंटिफायर जो होता है, जैसे कि आईडी जो होते हैं, उसमें आइजिन है तुम्हारा, देन क्यूसीफ है, देन तुम्हारा सिडॉल है। ये नंबर्स, ये आइडेंटिफायर्स है जिसके थ्रू, एंड ये चाहिए तुम्हें। क्यों चाहिए, ताकि जब तुम परचेस वगैरह कुछ करते हो, जब तुमने फेसबुक के शेयर्स तुमने परचेस किए थे, उसकी जब तुम्हारी होल्डिंग होती है, वो इसी आइजिन के ऊपर है, तुम्हारे सिस्टम में है, करेक्ट। जब तुम उसी आइजिन के ऊपर जाके कोई इवेंट क्रिएट करोगे, तभी उसी जब फेसबुक के शेयर्स तुम्हारे सिस्टम में, मतलब उस कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट में कैप्चर होंगे। ये लॉजिक है उसका, इसलिए ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अगर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो तुम्हारा सवाल इस पे भी बनेगा इंटरव्यू, और ये टेक्निकल और प्रोसेसिंग, फ्रॉम अ प्रोसेसिंग एस्पेक्ट जो होता है। हाँ, तो ये हर एक के लिए सेम ही होता है, बट हर एक का जो आइजिन अलग होगा, एक्स डेट अलग होता है, रिकॉर्ड डेट अलग होता है, यही होता है, बाकी कुछ नहीं, क्वांटिटी वगैरह। ये मतलब ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। इतनी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है टू क्रिएट अ कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट। समझ रहे हो, ये अगर मिसिंग है, अभी क्वेश्चंस इस पे आएगा कि तुम्हारे ऊपर की, भाई चलो कि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो तुम्हारी फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, कैसे उस पर इन्वेस्टिगेट करोगे, रीच आउट किसको करोगे। To process a corporate action, it's like a middle office job where you can actually interact with the client, custodians, agents, then another third parties if it is involved in that particular transaction, and even for that matter, issuer as well if it is required, right? तो ये ऐसे कम्युनिकेशंस तुम्हें करना होता है, यानी कि यू आर द मिडल पॉइंट। एंड ये जो बेनिफिट हम प्रोसेस करते हैं, किन के लिए करते हैं, हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स है, जितने भी म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स है, जितने भी हमारे बड़े इन्वेस्टर के अकाउंट है, प्राइम ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स है, जो भी जितने भी एंटिटीज है, उनको पेमेंट प्रोसेस करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का क्लास है, उनको भी प्रोसेस करते हैं। बट फॉर ऑल, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, तो ये मिसिंग है। तो मिसिंग के लिए जब मैं दूसरा एक ये सेक्शन बनाऊंगा, जिसमें कि कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें मैं तुम्हें डिस्कस करूं। जैसे कि मैंने दो चीजें बताया तुम्हें, कि ये कॉर्पोरेट एक्शन ऐसा है ना प्रोडक्ट, कि कहीं अगर तुमने म्यूचुअल फंड और हेज फंड में बिजनेस करने के लिए, मतलब वहां पे प्रोसेसिंग करने के लिए गए, तो एक ही बंदा होगा जो पूरे के पूरे एक्टिविटीज कर रहा है, तो उस केस में ये पूरी चीजें तुम्हें ही करना है। एंड अगर वैसा कभी कभार होता है ना, कि मतलब बहुत सारी कंपनियां अभी स्टैंडर्डाइज बना है थोड़ा, कि कॉर्पोरेट एक्शन के लिए कोई अलग टीम होगी, इनकम के लिए कोई अलग होगी, कोई फीस के लिए अलग होगी, कोई अक्रूवल कैलकुलेशन के लिए अलग होगी, कोई ट्रेड प्रोसेसिंग के लिए अलग होगी, और उनका एक डायरेक्टर होगा जो सबको मॉनिटर कर रहा है। बट जो डायरेक्टर या फिर वीपी है, उसके अंडर अगर एक फंड है, तो उसको पूरी ये चीजें पता होनी चाहिए इन एंड आउट, क्योंकि इवेंचुअली इफ दे स्टक समवेयर, दे विल रीच आउट टू यू ओनली। तो तब जाके आपकी एक्सपर्टीज आपको काम आएगी, कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है, ये कॉर्पोरेट एक्शन में होता है, तो ये इसमें है। या फिर अगर कोई रिकॉन का बंदा भी कभी उठ के आता है, डिविडेंड के रिलेटेड ब्रेक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे उसके ऊपर, ये उसकी भी एक्सपर्टीज तुम्हें देनी होगी, कि भाई ठीक है, ये डिविडेंड रिलेटेड है, ये अमाउंट ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ऐसे। एंड फिर उसके ऊपर का कोर्स ऑफ एक्शन तुम्हें लेना पड़ेगा आगे का, या फिर उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर,
ये इसका इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन का डिविडेंड दिख रहा है, अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, अपने पास पेमेंट आया हुआ है, चलो प्रोसेस करो, तब जाके ब्रेक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। या फिर जो हमारे पास स्टेटमेंट वर्सेस लेजर मैच नहीं हो रहा है, वो मैच हो जाएगा, तुम्हारी ट्रांजैक्शन मैच हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्योंकि तुम्हारे मतलब तुम एक एवीपी या फिर डायरेक्टर बनने के लिए जा रहे हो ना, तो तुम पूरे मतलब अपर साइड पे बैठते हो जाके, तुम्हारे अंदर बहुत सारे ऐसे टीम्स होते हैं अलग अलग, है ना। तो जब भी बंदे कुछ स्टक होते हैं तो डायरेक्टली दे विल अप्रोच टू देयर डायरेक्टर, दे विल अप्रोच टू देयर एबीपीज वीपीज जो भी है। एंड अगर इसमें हाँ तुम्हारे पास फिर हाँ, अगर तुम इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट और नॉट एबल टू रिकंसाइल इट, इवन यू कैन अप्रोच टू योर सीनियर मेंबर और टेन्योर्ड or the expert process experts, and then if even they are not able to do it, then only the one that the client can help you on this then। अभी उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे ब्रेक्स भी पड़े रहते हैं, 5-5 10-10 हज़ार ब्रेक सिस्टम में पड़े रहते हैं, सालों सालों तक पड़े रहते हैं। अरे बहुत दिक्कत रहती है। मैंने बोला ना कि अगर तुमने कॉर्पोरेट एक्शन में कभी जिंदगी में काम किया ना, तो तुम्हारा जो ब्रेक रेजोल्यूशन का जो तरीका है ना, पूरा बदल जाएगा। तो तुमने रिकॉन, ये चिंदी जितनी भी प्रोसेस है, ट्रेड प्रोसेसिंग, जितना भी बिजनेस है, हेज फंड में जैसे कि डिफिकल्ट चीज यही है कि फीस कैलकुलेशन का, क्योंकि वो सीरीज वगैरह मेथड्स आते हैं। बाकी हेज फंड और म्यूचुअल फंड में कुछ भी फर्क नहीं होता। हाँ, उसके स्ट्रेटेजीज वगैरह अलग अलग है इवेंचुअली, कि नॉट रेगुलेटेड रेगुलेटेड में फर्क है, तो फिर स्ट्रेटेजीज वो पूरा रिस्की बिजनेस खेलते हैं हेज फंड वाले, कुछ भी नहीं देखते जहाँ। हाँ ठीक है, तो ये बात थी यहाँ हमारी वैल्यू डेट की। तो अभी देखो, वैल्यू डेट का मतलब हुआ कि ये पेमेंट डेट पे मुझे पेमेंट आना चाहिए। मुझे पेमेंट जितना भी है, अगर इस केस की अगर हम बात करें तो हमारा इतना पेमेंट है, ये हमारा रेशो है। ओके, 0.2 ये हमारा रेशो रहा है, ये हमारी इतनी क्वांटिटी रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड देन ये इवेंट टाइप है हमारा डिविडेंड, कंट्री ऑफ इशू लेट्स से यूएस, वैल्यू डेट ये है हमारी। ये तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारा MT564 है वहाँ पे अवेलेबल होती है। डेट्स है, डेट्स भी मैं डाल देता हूँ एक बार, ये पूरा प्रोफार्मा बन जाएगा तुम्हारे लिए, एंड समझेगा भी, फिर दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें कि मेटा कुछ है ना। ठीक है, तुम्हारी सॉरी, पे डेट तुम्हारी, देखो अब ये वैल्यू डेट है, मतलब इवेंचुअली 60 to 70% केसेस में तुम्हें पेमेंट वैल्यू डेट जो प्री डिफाइंड होती है उस समय पे प्रोसेस हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को? जैसे कि अभी कंफर्मेशन आया तुम्हें कि भाई देखो 31st of December इज द डेट वेयर दे विल प्रोसेस द पेमेंट, एंड लेट्स से टुडे इज द 31st of December, there is a possibility which is that you should receive the payment on this particular 31st of December। ये होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या होते हैं, सो हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है ये पेमेंट जो है इश्यूअर की तरफ से लेट आया, जो बिजनेस बैंकिंग आवर्स जो होते हैं उसमें नहीं आया, तो उस केस में पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि तुम्हें पेमेंट उस दिन नहीं आएगा। करेक्ट? क्योंकि ये पेमेंट आता किनको है? ठीक है, मेरा ही सवाल है, मैं ही आंसर दे देता हूँ। तुम्हारा एजेंट जो होता है, जिसने तुम्हें ये सिक्योरिटीज बाय सेल कराए थे, या फिर तुम्हारा कस्टोडियन जो है,
उसको आता है। ये दोनों प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेमेंट रिलीज करने में इनको, क्योंकि ये जो इश्यूअर होता है ना, इश्यूअर का अकाउंट एजेंट के पास होता है, यानी कि जो बैंक है कोई भी, इश्यूअर इश्यूअर उसी को पेमेंट करेगा ना, कैश पेमेंट जब प्रोसेस करना है तो बैंक को करेगा। एंड ये बैंक जो है, जो भी अभी इस केस में अगर समझो कि हम लोग जो हमारा XYZ फंड था, हमें प्रोसेस करेगा ना बैंक, क्योंकि ये एजेंट बैंक फीस भी लेता है खुद की, एजेंट फीस लेता है पेमेंट प्रोसेसिंग करने के चार्जेस वगैरह। तो इसको इश्यूअर ने क्या कर दिया कि इसको पेमेंट लेट प्रोसेस कर दिया, एजेंट बैंक के अकाउंट में आया नहीं, फंड अवेलेबल हुआ ही नहीं। तो फिर इम्पैक्ट इस पे हो जाएगा कि उस दिन ऑन 31st of December you will not receive payment from the agent then, right? Then agent will process payment to you the day after tomorrow or very next business day, simple. तो ये पेमेंट मुझे आया, लेट से इंस्टेड दिस, ये मुझे कैश पेमेंट रिसीव्ड हुआ। तो अभी मेरे लिए जो पे डेट है, मैं जो प्रोसेस करने वाला हूं, अभी जो मैं प्रोसेस करूंगा कैश, मैं अपने बुक्स में तो जो एक्चुअली पे डेट है, जहां जिस डेट पे आया या फिर जिस डेट को मैं प्रोसेस कर रहा हूं वही डेट लिखूंगा ना। बट हाँ, तो फिर मेरा जो डेट रहेगा, ये डेट रहेगा, एक तो सिस्टम प्रोसेस, मतलब मैं सिस्टम में प्रोसेस कर रहा हूँ। तो जब मैं इवेंट प्रोसेस करूंगा, एक्चुअली जब मुझे पेमेंट रिलीज करना होता है, तो मुझे फिर बिगिनिंग में ऐसे दिखेगा तुम्हें, ये डेट अमेंडेड रहता है, ये तीनों जगह पर रहेगा डेट अमेंडेड। बट अगर तुमने ईओडी तक वेट किया, यू डिड नॉट गेट पेमेंट, then the very next day that you have seen your system, the payment has been received to you, right? Then you can amend the dates, ये दो डेट्स अमेंड होंगे। अब इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहेगा कि जब मैं प्रोसेस कर रहा हूं, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये पेमेंट डेट बनेगा, क्योंकि आज हम पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। ये सिस्टम प्रोसेसिंग डेट का कुछ है नहीं, मतलब एक इवेंचुअली लाइक एक्नॉलेजमेंट रहता है। जब भी ये तुमने पेमेंट प्रोसेस किया, तो सिस्टम क्या करेगा, नोटिफिकेशन जनरेट करेगा, एंड जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको नोटिफाई करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक इंटीग्रेट फंक्शन किया हुआ रहता है हर जगह पर। इसलिए जब ये प्रोसेस होता है तो सिस्टम इंटीमेट करता है उनके फंक्शंस को, एल्गोस को, ये ऑटोमेटिकली ऑटो मैसेज जाता है सबको, यस डिविडेंड हैज बीन रिसीव्ड, डिविडेंड हैज बीन रिसीव्ड, ऐसे मैसेजेस होते हैं ना शूट, वैसे टाइप का है ये, इसलिए ये डेट है। बट ये दो डेट्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अरे सेम डेट पे आया तो मैंने तो वही तो बोला, 65% केस में तो तुम्हें आ रहा है, तो तुम्हें वैल्यू डेट पे डेट सभी एक ही रहेगा ना। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट डे आ रहा है, तो मतलब तुम्हारे अकाउंट में तो हिट वो नेक्स्ट डे हो रहा है ना। तुम्हें अगर पेमेंट ही नहीं, वैल्यू का मतलब क्या है कि उस डेट से मेरी कुछ वैल्यू तुम्हारे अकाउंट में पड़ी हुई है, फिर तुम्हारे पास है, उसका मत, हाँ उस केस में तुम्हें बताता हूं मैं, तुम्हारे सिस्टम में पेमेंट आया, बट वो पेमेंट तुम्हें रिकंसाइल नहीं हुआ, यानी कि तुम्हें मिला ही नहीं उस दिन पेमेंट। बहुत बार होता है, सपोज यूर प्रोसेसिंग more than 100 dividends at a time, and if you have payment received via the wired payment transfer system, so there is a chances to miss the that particular transactions from your end, and this is a you are not possibility, and there is like fair, अगर 100 डिविडेंड कोई प्रोसेस कर रहा है तो उसमें से एक दो पेमेंट ऐसे मिस हो जाते हैं। तुम ये अज्यूम कर लेते हो कि यार यार जैसे पेमेंट स्लिप जब आता है ना, मतलब वायर पेमेंट आता है ना, उसमें ये कई सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है, सिर्फ डेट होते हैं, इश्यूअर नेम कभी कभार होता है, आइजिन नहीं होता है स्पेशली, तो इश्यूअर नेम होता है, तुमने देखा कि यार इसका मैच नहीं हो रहा है, कुछ क्यों मैच नहीं होता है वो भी तुम्हें मैं बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारा जो पेमेंट आने वाला था, यूएसडी में आना चाहिए, जीबीपी में आना चाहिए था लेट से, या फिर यूएसडी में आना चाहिए था, बट वो जीबीपी में ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है तुम्हारे पास। जब जीबीपी में आएगा तो यूएसडी और जीबीपी मैच तो नहीं होगा ना, जो अमाउंट जो आएगा जीबीपी में ऑफकोर्स थोड़ी सी कम दिखेगी क्वांटिटी वाइज, यानी यूएसडी तुम्हारा ज्यादा दिखेगा। तो तुम ऐसे मतलब हो सकता है कि यार पॉसिबल यार नहीं है, फिर ये जीबीपी दिख रहा है मतलब ये अपना नहीं है, तुमने ऐसे अज्यूम कर लिया, उस दिन तुम्हारे हाथ से मिस हो गया।
एंड जब ये तुम्हारी रिकॉन टीम बैठती है, रिकॉन टीम का काम यही होता है, या फिर रिकॉन खुद भी कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि टीम का मतलब कोई अलग ही टीम होगी, बट एक ऐसे भी हम थोड़े से यूज टू वर्ड्स के साथ टीम तो मैं यूज कर रहा हूँ। तो रिकॉन करने के लिए बैठे तो तुम्हें पता चला कि यार यार ये तो तुमने कन्वर्ट करके देखा, जैसे कि अभी मानो 132 कुछ जीबीपी चल रहा है लेट से, नहीं होगा, मैं एक्यूरेट नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, एंड यूएसडी तुम्हारा कुछ चल रहा है 70, चलो ठीक है 70 लेते हैं। यूएसडी 100 है क्या? चलो 100 है तुम्हारे, एंड जीबीपी 130 कितना है बताओ मुझे, एग्जैक्टली ले ले। ओके ठीक है, ठीक है, that's it। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा एक्सपोजर। ठीक है, अब तुम्हारे सिस्टम में जब ये जीबीपी पेमेंट आता है तो ऐसे दिखेगा कुछ, बट तुम्हारे अकाउंट में जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑलरेडी इवेंट के लिए, वो ऐसे दिखाई देता है। बट अगर एक एग्जांपल के साथ जाए तो हमारे पास कुछ 2000, सॉरी 20,000 की कुछ है, हम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, है ना, क्योंकि 1 लाख की क्वांटिटी है हमारे पास, तो दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस। कहाँ गया? एंड यहाँ पे अगर उसको मैं प्रोपोर्शनेटली देखूँ तो कितना दिखाई देगा भाई? 20, 20 इंटू, अगर मैं करूँ तो 1 पॉइंट कितना, 7, 0.7। नहीं, ये मुझे ये कैलकुलेट करना है कि अभी जीबीपी कितना दिखेगा। रुको, मैं कैल्स में डाल देता हूँ। एफएक्स जीबीपी जीबीपी जीबीपी, यूएसडी टू जीबीपी, जो पाउंड से इतना दिख रहा है मुझे, तो ये मेरा रेट भी हो गया, यूएसडी का रेट ये हो गया, जीबीपी का रेट ये हो गया, ये दोनों मुझे सिस्टम में चाहिए होता है सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पेमेंट दिखेगा मेरा, कुछ ऐसा पेमेंट दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पे तुम्हें, अब देखो कि तुमने कितना, मतलब डिफिकल्ट है ना कि अंडरस्टैंड करने के लिए भी, तुम्हें सेम नाम वगैरह सब इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है, बट तुम्हारे पेमेंट जो है यूएसडी की जगह जीबीपी में आया, वो भी इतना दिख रहा है, तो इजीली कैच नहीं होता है, तो तुम्हारे एंड से मिस हो गया इवेंचुअली। जब मिस हो जाता है तो तुम्हें सेकंड डे या फिर ईओडी, या फिर जब मार्केट बंद हो गया, ऑफिस तुम्हारा बंद हो गया, अभी नेक्स्ट डे जब आए तो पता चला कि यार यार एक पेमेंट दिख रहा था मुझे, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर स्केप्टिक था कि पेमेंट है या नहीं है ये, बट जब तुमने एक्चुअली उस यूएसडी को कन्वर्ट करके देखा तो तुम्हारी कुछ एग्जैक्टली अमाउंट मैच हो रही है, मतलब यूएसडी, जीबीपी टू यूएसडी मैच हो रही है, तब तुम्हें पता चला कि यस, तो मतलब ये मेरा ही पेमेंट है। तो उस केस में तुम्हें, जैसे अपन ने जैसे एफएक्स एक्टिविटी कर दी, इसको तुम एफएक्स एक्टिविटी बोलोगे। इतना डिटेल्स में कोई पूछेगा तो भी रख लेना, कैरी कर लेना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत तो है नहीं। नहीं, कई जगह पर मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, कई जगह पर लगा हुआ रहता है, दिख जाता है, तो कई जगह पर ये बहुत सारे मतलब अलग अलग सिस्टम्स है, तो अपने अपने अलग अलग फंडे हैं, कहीं पे भी ये फिक्स्ड है नहीं है कुछ।
नहीं, सिस्टम के सिस्टम थ्रू ही करना है, बट जो जैसे कि एफएक्स कैलकुलेट करके वो अमेंड तो करना पड़ेगा ना रेट अभी सिस्टम में तुम्हारे। करेक्ट। तुम्हें रेट अमेंड करना पड़ेगा कहीं जाके। ये कैसे होता है ना कि ये जाके हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी मेरे पास तो जीबीपी आए, बट मुझे तो पेमेंट यूएसडी में देना है। तो मैं क्या करूंगा कि जीबीपी मेरे जो अपने बैंक का अकाउंट होता है ना उनको जीबीपी के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा पहले, है ना। हाँ, ट्रांसफर कर दिया मैंने वो। एंड एक्चुअली करना होता है ये, ठीक है, मैं ऐसे ही तुम्हें इसके लिए नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकली यही करना होता है, तो हम यही करते हैं। तो जीबीपी में ट्रांसफर करूंगा बैंक अकाउंट को, वहां से जो उनका यूएसडी का अकाउंट होगा वहां से मैं इतना अमाउंट $2000 के आसपास जो मैं वहां से डेबिट करूंगा, क्योंकि मुझे यही चाहिए। एंड ये डेबिट करके मेरा जो इवेंट है ना, कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट है ना, उसके अकाउंट पे लाके रखूंगा, ताकि मुझे यही पे करना है। कोई यूएसडी में मांग रहा है तो हाउ कैन आई प्रोसेस दैट इवेंट इन जीबीपी। करेक्ट, क्योंकि जो अकाउंट है ना हर करेंसी वाइज अकाउंट सेटअप रहते हैं सिस्टम में, हर करेंसी के लिए एक अकाउंट रहता है। तो अगर मैं आईएनआर का अकाउंट है तो मैं जीबीपी का पेमेंट ले रहा हूं तो नहीं होगा। जीबीपी का पेमेंट जीबीपी के थ्रू ही प्रोसेस होना चाहिए, आईएनआर का आईएनआर के थ्रू, यूएसडी का यूएसडी के थ्रू, हर एक अकाउंट अपने अपने अकाउंट से ही प्रोसेस होना चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है। करना ही होता है। बेस्ड, यस एग्जैक्टली। एंड अगर तुम हाँ करेक्ट। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ये तुम्हें फिर अभी तुमने क्या कर दिया, एपेक्स कर दिया, बट जैसे मैंने बोला कि एक अकाउंट से तुम्हें खुद के बैंक अकाउंट से जो जीबीपी पड़ा हुआ है तुमने वहां से डेबिट कर लिए, ठीक है। एंड तुमने वो फिर अपने अकाउंट पे लेके आए, अभी प्रोसेस करने जा रहे हो। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, ये जो तुम्हारा है ना, जैसे कि ये जितनी अमाउंट तुम्हें आई हुई है, इट शुड बी एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट शुड बी एग्जैक्टली विद द 20,000 यूएसडी। अगर उसमें कुछ शॉर्ट आता है, एक थ्रेशोल्ड सेट होता है, जैसे कि अप टू $5, अप टू $10, मे बी अप टू $15। जैसे कि अभी ये जो अमाउंट आई है उसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है, कुछ $5-10 तक डिफरेंस आ रहा है। दैट इज फाइन, राइट, बट दैट इज अगेन डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी, if they have allowed you or not. So you can take the confirmation from your client and you can process it. But अगर तुम्हें ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, let's say कि if it is the difference is getting more than $10 or $20, maybe $50, maybe $100, in that case you cannot process that amount. So your first step would be you will have to reach out to the payment processor or payment the agent bank who have processed the payment to you, उनसे भी कंफर्म कराओ कि भाई देखो कि क्या हुआ एग्जैक्टली exactly। तो वो लोग हो सकता है कि उसका जो रेट है ये रेट है चेंज हुआ हो, या फिर इसको फीस अप्लाइड हुई हो, कुछ चेक फीस वगैरह होती है। ये जो पेमेंट आया हुआ है ना, चेक पे चेक लगा दिया इश्यूअर ने, इसने चेक सबमिट कर दिया, एजेंट ने चेक फीस काट दी, तो इसलिए कम पेमेंट आया हुआ है आपको। कई सारे पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो ये भी सिनेरियोज आपको कई बार पूछा जाएगा कि भाई क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जब पेमेंट तुम्हें लेस आता है। हाँ, कॉर्पोरेट एक्शन का हो या किसी की भी रिलेटेड हो सकता है। चलो ठीक है, मैं ये कॉर्पोरेट एक्शन में भी डिस्कस कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट एक्शन की बात करूंगा, बट ये हर जगह पर केस लागू होगा। हाँ, तो अभी तुम्हें और एक चीज बताना मैं भूल गया यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला कन्वर्ट करना तो इजी है, बट ये जो तुम्हें एक एफएक्स एक्सपोजर जो लेना होता है, जैसे कि प्राइस है ना, जैसे कि अभी ये प्राइस देखो, ये डेट वाइज चेंज होती रहती है तुम्हारी प्राइस, कहाँ गया यार। हाँ, ये तो चेंज होता रहता है ना ऑन अ डेली एवरी मोमेंट। दिस इज लाइक वोलाटाइल मार्केट, ठीक है। तो तुम्हें इसलिए उस केस में तुम्हें जो पेमेंट यानी कि वैल्यू डेट जो होती है ना, वैल्यू डेट के हिसाब से तुम्हें चेक करना होता है वैल्यू डेट को। एग्जैक्टली exactly, तो एफएक्स क्या थी।
समझ गया लॉजिक, इसलिए वैल्यू डेट का इंपॉर्टेंस है। हाँ, एंड अभी मैंने ये भी कहा कि अभी इस केस में तो हमने वैल्यू डेट को तो मिस कर दिया है, नाउ वी आर, मतलब आज, चलो मान लो कि आज हम पेमेंट प्रोसेस करने वाले हैं, तो आज अगर मैं पेमेंट प्रोसेस कर रहा हूँ बट तुम्हें पेमेंट तो वैल्यू डेट के दिन ही आया था, तो तुम्हें उस केस में ये डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिले है, डिले इन प्रोसेस है। ठीक है, उस केस में अगर तुमने उसी दिन रिकंसाइल कर दिया होता तो यू वुड हैव प्रोसेस द पेमेंट ऑन टाइम, बट तुमने दैट यू हैव मिस्ड इट। एजेंट की तरफ से पेमेंट आया, सब आया, बस हमने मिस कर दिया है। सिंपल सा लॉजिक है। समझ गए? तो ये हुआ तुम्हारा MT566। अगर सेम इंफॉर्मेशन तुम्हें पेमेंट डे के भी दिन आती है, तो वो होगा तुम्हारा MT566। तो उसमें जब एडिशनल क्या ऐड होगा ये तुम्हें मैं बताता हूँ। एडिशनल ये ऐड हुआ होगा कि ये उसमें क्रेडिटेड डेबिटेड ऑप्शन जब तुम्हें दिखाई देता है कि क्रेडिट हुआ है, एक्चुअली वो मैसेज तब आता है कि तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे बैंक अकाउंट जो होगा तुम्हारी जिस ब्रोकर के साथ या फिर जिस, जहां पर भी वेर एवर यू आर वर्किंग, so in that particular account you have received the $20,000, and once you received that, the system will generate the notification for you and you will get notification via MT566। MT का मतलब है कि मैसेज, टी का मतलब है टाइप, मैसेज टाइप कोड, MT566। दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर once you received payment for a corporate action purposes। हम्म। हाँ, ये कॉर्पोरेट एक्शन तुम्हें पेमेंट डे के दिन आएगा, मैं तुम्हें इसमें भी लिख देता हूँ ये जो आएगा। ठीक है, मैसेज टाइप। हाँ, रिसीव्ड will be will be received on payment date or maybe value date, don't be confused in it। यही मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यहाँ पे ये लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं and दिक्कत वही हो जाती है ना कि वही पता नहीं होती है। बड़े बड़ी तो हमने स्ट्रेटेजीज रट लिए, हमने और कुछ कुछ पढ़ लिए, बट प्रोसेसिंग लेवल की चीजें है जो नहीं आती अभी। जो भी बंदे अभी 10-15 साल का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं उनसे यही एक्सपेक्टेशंस है कि व्हाट आर द process level, the operational excellencies, and what are those, and because everyone is eager to hear about those, क्या है, कौन से मिसेस होते हैं वहां पे, क्या मिस करते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है ये। एंड ये आएगा तुम्हें on- जब एक्स डेट अनाउंस करती है कंपनी, तब तुम्हें मिल जाएगा, ताकि तुम इवेंट प्रिपेयर करके रखो, क्रिएट करके रखो, पूरा सेटअप करके रखो, इसलिए तुम्हें रेडी करना होता है ना तुम। एग्जैक्टली exactly। उन्हीं का काम ही वही है, इसलिए हम, अगर कोई एनएवी का बंदा है तो जाके उन्हीं के पास जाता है, भाई देखो गलत प्रोसेस हुआ लगता है, गलत सेटअप हुआ लगता है। रिकॉन का बंदा है भी उनके पास जाएगा। कोई अलग अलग एनएवी का भी कोई ऐसे वेरिफिकेशन कर रहा है, वो भी उनके पास जाएगा, भाई देखो कि ये लग रहा है कि मुझे कॉर्पोरेट एक्शन के रिलेटेड ब्रेक है। अभी कैसे लगेगा? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, ये टाइप पता चलेगा, टाइप तुम्हारा, फिर ये नाम पता चलेगा, डेट पता चलेगा, ये सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन है, ये तुम ब्लूमबर्ग के ऊपर भी होती है। अभी ब्लूमबर्ग कैसे दिखता है वो भी तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुमने काम किया होगा ना उसके ऊपर। नहीं। ओके, कोई बात नहीं। देखो, कॉर्पोरेट एक्शन के जैसे प्रोसेसेस है ना, ये प्रोसेसेस भी तुम्हें आराम से मार्केट में, मतलब हाई पेइंग जॉब भी दिला सकती है, और मतलब आराम से कमाओगे, ऐसा सीन है। कहाँ है भाई? बहुत दिक्कत आती है यार, ये बंदा है।
और 1 साल ही हो गया मुझे, मैं देख रहा हूँ, बट मुझे देखो, मैं इतना मेहनत करवा के लेते मुझसे तो। अभी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हैंडल करता हूँ, हर एक प्रोसेस का मैं हैंडल करता हूँ, मैं कई सारे काम करता हूँ, फंक्शंस करता हूँ, बट वैसे अगर मुझे कोई मिलना भी चाहिए, सामने वाला पैसा दे, अभी मैं इतने सारे स्किल्स लेके जाऊँ, मुझे मेरे से काम ही करवा रहा है, पैसा नहीं दे रहा, तो डजंट मेक सेंस। अभी किसी भी प्रोसेस के लिए बिठाओ, मैं काम करूंगा, हेज फंड के बिठाओ, प्राइवेट में किसी भी बिठाओ, बट वो काम उतना करवाते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, सब चीजें करवाते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि पैसा देते हैं। बट ठीक है, अभी अभी मैंने ज्वाइन किया एफआईएस तो, एंड मुझे यहाँ पे समय मिलता है ऑनेस्टली, नहीं तो मैं तुम जैसे लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। तो सोच रहा हूँ कि जितना 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा मिलेगा कहीं से, तो इतना तो मेरे क्लाइंट दे देते हैं मुझे। तो फिर मैं, दैट डजंट मेक सेंस कि 20 हज़ार के लिए मैं 50 यहाँ का बिजनेस ही छोड़ दूँ पूरा। एंड ये मुझे, और एक चीज़ है कि हमेशा मेरे स्किल्स अपग्रेड ही रहते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ में पढ़ता हूँ ये चीज़ें, तो मैं इतना ट्रेनिंग दे दे के मेरा मतलब अभी तक जितने भी प्रोसेस का मैंने ट्रेनिंग दिया ना, तो मैं ट्रेनिंग मतलब सब लोगों को ट्रेनिंग दे दे कि परफेक्ट बनाऊं मैं उसमें भी, ऐसा सीन है। क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद कोई भी याद रख नहीं पाता, तुम्हें भी वो चीज़ पता है उतनी तो। ठीक है, ये देखो, ये कॉर्पोरेट एक्शन का है, ये डिविडेंड का है, अब ये ड्रीप का है, यानी कि डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान का है। बट ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम चेक करते हैं पूरी, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं जब, while creating a corporate action into our system, we'll have to take the sneak of this. Why? Because see, the price that we're going to be consider, the ISIN CIDOL that we required to insert in our system to create a corporate action event. But yeah, ये जो होगा ऑलरेडी तुम्हारे सिस्टम में होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि वो होल्डिंग तुम्हारे पास है तभी तो बेनिफिट मिलने वाला है, बट दैट यू रिक्वायर्ड इट सम टाइम, वो आई, ये भी सिक्योरिटी नंबर है, ठीक है, ये सब नंबर है उसका, जैसे कि अगर ये नहीं है तो उसी के भरोसे भी यू कैन चेक द इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। आइडेंटिफायर्स है, इसके अलावा उसको याद मत रखो ज्यादा कुछ, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर्स वगैरह होता है, तो इस सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि कस्टमर आईडी होता है ना, in spite of that we are having account number, again you can see the customer id as well. This is like same, it's your customer id, ठीक है। देन ये कंट्री ऑफ इशू, कंट्री ऑफ डोमिसाइल, देज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ये अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन, कभी कभार होता है ना कि अगर हेज फंड मैनेजर या फिर जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर या फिर फ्रॉम अ कॉर्पोरेट एक्शन टीम, तो वो इसी के ऊपर क्वेश्चन स्पीच करेगा, टैक्स के पर्पज से करेगा कि कंट्री ऑफ इशू और होना जरूरी है क्या, नहीं हुआ तो क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सिंपली बात करो, उसे बोलो कि भाई देखो, अगर कंट्री ऑफ इशू अपडेटेड नहीं है या फिर क्लियरली नहीं है, तो टैक्स का जो इशू होगा, कि बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि अभी यूएस की इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करे, तो हम उनके लिए जो गवर्नमेंट ने जो बाय डिफॉल्ट दिया वाला है, वो है 15% हम चार्ज करते हैं। अभी उसका इवेंचुअली इट वाज इंक्रीज एंड रैम्प अप टू द लाइक 22%, तो इसलिए एफआईआई ने बहुत सारी सेलिंग करी थी बीच में मार्केट में, बोले थे कि 22% हम नहीं पे करेंगे, 15-15 ही रहने दो, नहीं तो हम दूसरे मार्केट चले जाएंगे, तो ऐसे। तो ये टैक्स, फिर टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए कंट्री ऑफ इश्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूएस गवर्नमेंट है, तो उनका भी एक टैक्स है, डिविडेंड टैक्सेबल है। नहीं, डोमिसाइल मतलब ये है कि एड्रेस के पर्पज से है कि वो एंटिटी कहाँ पे लिस्ट हुई है, ठीक है। बट इश्योर जहाँ पे होता है कि जब जब तुम कुछ बेनिफिट किस कंट्री से आ रहे, डोमिसाइल का देखो, डोमिसाइल का यूएस, विदाउट विदाउट टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स, होल्डिंग विद टैक्स, सिंपल। तो उस केस में ही तुम्हें ये इंपॉर्टेंट है, इफ द कॉर्पोरेट एक्शन इज नॉन टैक्सेबल, यू डोंट नीड टू चेक एनीथिंग, सिंपल। ये फंडा, हाँ, नहीं होते, बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी होते हैं जैसे कि नॉन टैक्सेबल में आते हैं, तो उसमें फिर तुम्हें ये एंटिटी, ये वो, इतना सारा चीजें देखने की ऐसा कुछ भी जरूरत है नहीं है, तुम डायरेक्टली अपना अपना जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसी के हिसाब से तुम प्रोसेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर तुम्हें। नहीं लगेगा, डिपेंड करता है कॉर्पोरेट एक्शन, और उस मतलब डिपेंड, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द कॉर्पोरेट एक्शन, कि वो कैसे आ रहा है। ये अभी इन्फॉर्मेशन किसको होती है, अगर ये मुझे पूछोगे, तो ये पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन ये कस्टोडियन के पास होती है, क्योंकि ये कस्टोडियन पूरी की पूरी होल्डिंग अपनी वहां पे बना के, मतलब उसी के अकाउंट के थ्रू ये अकाउंट सर्विसिंग की फैसिलिटी देते हैं ना, डिमैट अकाउंट फैसिलिटी, तो उनको सब अपडेट रहती है उसके ऊपर,
वो पूरी अपडेट तुम्हें दे देंगे, पूरी की पूरी अपडेट कि भाई ये क्या है वो क्या है, हर चीज़ तुम्हें मिलेगी वहां से। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगी प्रोसेसिंग पर्पज से, जो यही है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, पे डेट। अभी पे डेट यहाँ पे अनाउंस हुई है, मतलब ये तुम्हारी वैल्यू डेट है, तो उस डेट को पेमेंट तुम्हें आना चाहिए। सिंपल है ना। टाइप, हाँ तो वैल्यूडेट सिस्टम में होगी तुम्हारी, तो वो तुम्हारा पे डेट वैल्यूडेट सेम ही बनती है, बट जब अगर नहीं आता है तो पेमेंट तुम किस जिस डेट पे, इसलिए तो मैंने बोला ना कि जिस डेट पे फिर पेमेंट आ रहा है तुम उसी डेट को वैल्यूडेट बोलोगे ना अभी, है ना। पे डेट, हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है चीजें तुम्हारे लिए, एंड तब जाके तुम्हारा एक डिविडेंड जो होता है वो तुम्हारा प्रोसेस हो जाएगा। एंड प्रोसेस होने के बाद, अभी प्रोसेस समझो यहाँ एनएवी के यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं, अभी डिविडेंड तुम्हारा प्रोसेस हो गया, अभी हम लोग आए एनएवी के पास आए हैं, है ना। यहाँ तक तुमको पता चला ना कि डिविडेंड अभी आ गया, MT56 हमने बना दिया, डिविडेंड आ गया तुम्हारे सिस्टम में, सब आ गया। तो अभी मैं एनएवी के ऊपर की बात करूंगा कि एनएवी जो डिविडेंड है मेरा इनकम है, वो कितना है इनकम, $20,000। ठीक है। अगर ये मैं टोटल एसेट की भी बात करूंगा तो टोटल एसेट के लिए जो अभी मेरे पास होल्डिंग होना जरूरी है, होल्डिंग मेरे पास है 1 लाख। देन जो प्राइस है जो अपन ने यहाँ पे ली थी, जब ट्रेडिंग कर रहा था मैं उसके साथ, तो मेरा ये जो प्राइस है $10 है फॉर पर शेयर। तो अगर मैं इसको $10 को इनटू ये कर लूँ, ठीक है, मेरा टोटल एसेट वैल्यू निकला, ये मेरा टोटल होल्डिंग है, ये भी निकला। ठीक है, ये मेरा इनकम है। ओके। अभी एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर, जैसे लाइबिलिटीज और एक्सपेंडिचर्स में तुम्हारे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अभी मैं एनएवी डेली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो डेली जो फीस होगा, जो भी फीस अप्लाइड होता है अक्रूअल बेसिस पे, अगर ये म्यूचुअल फंड है तो उसका मैक्स टू मैक्स जो फीस कैप करने का तरीका है, वहाँ फीस अलग अलग है, मैं उनके नेम तुम्हें एंड में शेयर कर दूंगा, जैसे कि डायरेक्टर फीस है, बाकी सारे अंदर के इंटरनल फीस है, ऑपरेशन फीस है, प्रोसेसिंग फीस है, सभी फीस है। बट उसका जो मैक्सिमम लिमिट दिया गया है, इट शुड बी अप टू 2.68%। ये इंक्रीज होता है मैक्स टू मैक्स, जब ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा 30 पॉइंट बीपीएस से, 0.30 बीपीएस से, मतलब पॉइंट्स का एक कैलकुलेटर है उनका, दैट्स इट, ये कुछ नहीं, मतलब 30 पॉइंट से। तो ये रिवाम्प होके होके सॉरी, ऐसे ऐसे कर देता हूँ मैं, 250, तो ये हो जाएगा 280 मैक्स टू मैक्स तुम्हारा फीस। क्योंकि वहां पे जैसे इंसेंटिव फीस, परफॉर्मेंस फीस, ये नहीं होता है, ये सभी इसी फीस के अंडर इंक्लूड होता है, सब हेड्स, है ना। क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली अलग से कुछ चार्ज नहीं करते, तो क्या कर देते कि वो एनुअली बेसिस पे विल चार्ज 2.8% ऑन दी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितनी भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की, मैं उन्हीं के ऊपर मैं अपना 2.8% चार्ज कर रहा हूँ। एंड फीस चार्ज करने के बाद जितनी फीस आती है वो म्यूचुअल फंड हाउस का काम है कि वो कौन सी फीस किस अकाउंट को एलोकेट करना है। जैसे कि अभी मैं नाम भी कुछ लिखूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी। फंड एडमिन फीस, इतने फीस तो ऐसे है, बट बाकी और भी नाम से चिंदी। ठीक है, ये 2% जो परसेंटेज है, ये इन्हीं में एलोकेट होता है। जब भी तुम्हें अगर कुछ 1000, समझो लेट से कि तुम्हें 1000 आए, तो ये जो 1000 है,
इनमें एलोकेट होता है। इनका परसेंटेज भी डिफाइंड होता है ऑन एग्रीमेंट। डायरेक्टर को कितना परसेंट मिलेगा, मैनेजमेंट फीस कितनी परसेंट मिलेगी, इंसेंटिव फीस कितनी परसेंट मिलेगी, किन को मिलेगी, ये पूरा म्यूचुअल फंड हाउस का फ्रेमवर्क है। एज पर दैट दे विल एलोकेट द फीस टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। एंड इवन ये एक्टिविटी जो होगी, जैसे कि अगर मैं काम कर रहा हूं एंड एंड टू एंड मॉडल पे मैं काम कर रहा हूं, देन आई विल बी allocating this fees to the respective accounts on a daily basis, वो भी accrual basis पे, क्योंकि मुझे eventually fees that will received on a, जब ये मुझे फीस कब आएगी, एक तो एंड ऑफ द ईयर पे आएगी, मैं डेबिट करूंगा, या फिर जो म्यूचुअल फंड का जो यूनिट होल्डर है, अगर अर्ली रिडम्पशन वगैरह या फिर एग्जिट करके निकल जाता है तो तब आएगी, करेक्ट। हाँ, तो इसमें और एक फीस भी ऐड होती है जिसको एग्जिट लोड कहा जाता है, दैट इज ऑन एंड अबव दिस फीस। ये जो फीस है उसकी ऑन एंड अबव होती है, जिसका मैक्स टू मैक्स ये डिफाइन करता है रेगुलेटर, जो सेबी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये है पिक्चर में। तो ये उन्होंने अभी दिया गया है कि मैक्स टू मैक्स 1% रखो, इससे ज्यादा मत रखो, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, या फिर जो टोटल वैल्यू बन रही है तुम्हारी उस वैल्यू पे आफ्टर गेटिंग डिडक्शन एंड ऑल, तो 1% चार्ज करो। तो तुम्हें हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग, जब हम वाइल सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड, जैसे दिस अप्लाइज टू द हेज फंड एज वेल, वाइल सेलेक्टिंग अ गुड हेज फंड स्कीम, वी ऑलवेज और टेंड टू चेक द exit load fees. Are they charging any additional charges on and above the committed fees while exiting or to exit from that particular scheme? And if yes, then definitely we'll raise the questions and how it would be, how much. You are like the major or dominant investor, like, or you have a like views asset, then in that case you can negotiate with them as well, and this will vary बाय कस्टमर टू कस्टमर। बट ये म्यूचुअल फंड में हार्डली होता है दैट आई वुड से, क्योंकि ये पूरा एक्सचेंजेस थ्रू ये लोग बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, सेंट्रलाइज है। हम भी जब किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू इनडायरेक्टली हम परचेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये डिपेंड्स एग्जिट लोड कितना रहेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट जितना डिस्प्ले दिख रहा है उतना ही हमें लग जाता है। बट अगर ये व्हेन वी टॉक अबाउट हेज फंड, उस केस में दे विल हैव टू नेगोशिएट विद द हेज फंड हाउस to reduce or increase the fees accordingly. This is fully depends on the two counterparts. If they want that like the 1% is very high amount, then they can negotiate with the managers and even they can reduce proportionately, maybe 0.8%, 0.7%, 0.5%, right? बट ये क्यों लगता है, उसकी भी प्रोसीजर है, क्योंकि तुम अर्ली रिडम्पशन मांगोगे, जैसे 10 साल के लिए पैसा दिया, 1 साल में मांग रहे हो, तो मुझे दूसरा इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, इन्वेस्टर लानी पड़ेगी, ये खर्चे है ना इवेंचुअली मेरे। तो इसलिए वो लोड का मतलब है वही, तो एग्जिट जब करोगे तभी वो लोड बाय डिफॉल्ट वहां पे होता है। हाँ, बहुत सारे कंपनीज है जो स्कीम्स है, वो लोड कुछ भी नहीं लगवा देते। मैं- अर्ली नहीं, अर्ली 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 रिडम्पशन के लिए ही ये चीज अप्लाई होती है, हाँ, ज्यादा तौर पर। ठीक है, एंड अगर मेरा स्कीम ही समझो 1 साल में अभी एंड हो रहा है एंड सभी का सभी मुझे अभी विथड्रॉल तो कर ही देना है, मतलब रिडीम कर ही देना है, तो उस केस में हार्डली कोई ऐसी स्कीम दिखेगी तुम्हें जो चार्ज कर रही है। बट ठीक है, ये कोई प्रोविजन नहीं है कि तुम रिडम्पशन के तौर पर, अगर उन्होंने वैसे रेगुलेटर को कन्विंस किया हुआ है कि कई बार हो जाता है ना कि जिस इंस्ट्रूमेंट में हमने पैसे इन्वेस्ट किया था उसका सेलिंग प्रोसीजर है या फिर उसको रिडीम करना है, बहुत मतलब डिफिकल्ट जा रहा है, जैसे कि लिमन एंड ब्रदर्स के साथ हुआ, बॉन्ड्स होल्डर अभी भी वहां पे अटके पड़े हुए, तो उनका रिडम्पशन अभी भी हो रहा है। तो अभी अगर कोई उसके ऊपर काम कर रहा है प्रोसेस करने के लिए, वो रिडम्पशन तुम्हारे अकाउंट तक लेके आ रहा है प्रोसेस करके, तो तुम्हारा भी बनता है ना यार कि एज अ इन्वेस्टर भी थोड़ा बहुत तो दे दो उनको भी, उनका भी घर चले, मतलब इट्स लाइक अ फीस दैट यू आर ऑफरिंग टू ब्रिंग दैट मनी इनटू योर अकाउंट और प्रोसेस दैट मनी इनटू योर अकाउंट। ठीक है, अभी तुम्हारा यहाँ पे मैं एक टास्क भी मैंने क्लियर किया हुआ कि एलोकेशन ऑफ फीस जो बोलते हैं ना कि व्हाट इज एलोकेशन ऑफ फीस, एलोकेशन ऑफ फीस, ये चिल्लाते रहते हैं। एक तो फीस है, फीस अकाउंट को एलोकेट होगा, दूसरा फीस होगा इन्वेस्टर अकाउंट को एलोकेट होगा। एक ही मिनट है।
हेलो। यस। मेल भेजा है आपने? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैं सेशन में था इसलिए आई वाज नॉट देयर टू चेक इट। किसका? जीएमटी है ना, मैं पूरी चीजें वहां पे मेल पे, इसलिए मैंने बोला कि अगर तुम मुझे कुछ अगर दे दोगे तो मैं तुम्हें वो डिटेल्स पूरी लिख के दे दूंगा कि मेरे टैगलाइन हर चीज जो भी है। हाँ हाँ। ठीक है, मैं उसमें ना, मैं इसलिए बोला था ना मैंने कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं पूरी लिख दूंगा, नाम है, पूरी चीजें मैंने लिखी हुई है, पूरा डेट अपना ही है, तो मैं भेज दूँ। ठीक है, ओके। चलो। एग्जैक्टली। ये फीस अलग देखो, यहाँ पे अभी और एक होता है। जैसे कि तुमने मास्टर फीडर का स्ट्रक्चर बहुत ही ऐसे डिफिकल्ट लगता है, बट कुछ है ही नहीं है वो। इवेंचुअली जब स्टडी मैं कर रहा था तब काफी सारी चीजें क्लियर हुई। ये फीस होता है ना एलोकेट, तो ये फीस फंड लेवल पे भी एलोकेट होता है। एग्जैक्टली exactly। अगर मेरी कुछ फीस है, अगर 100 रुपीज है, 100 रुपीज तुम्हारा फंड लेवल पे होगा, करेक्ट? जैसे कि और यहाँ पे लेट से कि तुम्हारे 10 इन्वेस्टर है, तो इनको उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जाएगा। 10 नहीं होगा, बट जैसे कि किसी का 5 रुपए, किसी का 4, किसी का 10, ऐसे करके जाएगा, करेक्ट? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगेगा ना फीस। अगर मेरा 1 लाख है तो 1 लाख पे लगेगा, किसी का 50,000 है तो 50 लाख पे लगेगा। परसेंटेज उतना ही चार्ज होगा, बट उनकी जो फीस अमाउंट आएगी वो कम आएगी, प्रोपोर्शनेटली एज पर देयर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। तो ये ऐसे दिखेगी तुम्हें। तो ये तुम्हारा टैली होना चाहिए ना। जैसे कि अभी ये कितना हो रहा है, ये 60 हो रहा है, चलो मैं इसमें 20 कर देता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ। अब कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ, यहाँ पे 15 कर देता हूँ। अब हुआ ये 100। ये फीस तुम्हारा 100 एलोकेट हो रहा है, जो अलग अलग तुम्हारे इन्वेस्टर्स है। एंड ये फीस है उसके अगेंस्ट में, जो फंड लेवल पे फीस जो चार्ज हो रही है वो 100 हो रही है। ये इतनी फीस इन इन्वेस्टरों को हो रही है, एंड इतनी ही फीस फीस एलोकेट होगी तो ये जाएगी जेब में किनके? जो फीस, एग्जैक्टली जो फीस तुमसे लेते हैं। अभी इन शॉर्ट अगर मैं मास्टर फीडर के पर्सपेक्टिव से अगर तुम्हें बता रहा हूं, मुझे इसमें घुसना नहीं है अभी, बट मैं अगर बता रहा हूं, तो तुम्हें होगा ना कि 100 रुपीज जो तुम्हारा ये मास्टर फंड पे चार्ज होगा, क्योंकि मेजर फंड लेवल पे हो रहा है, करेक्ट? ये मास्टर फंड चार्ज करेगा। मास्टर फंड ने बोल दिया कि मैं 100, जैसे इन्वेस्टर अकाउंट एलोकेट हमने कर दिया ना, वैसे सेम यहाँ पे फंड्स होंगे। अभी मानो कि ये फंड्स जो मेरे हैं, जो ये फंड्स है, ये फंड्स है, बी फंड्स है, सी फंड्स है, डी फंड्स है, ई फंड्स है, एंड एफ फंड्स है। अभी इन, हाँ, वो भी बता देता हूं मैं, चलो। मैंने कुछ भेजा था, है ना डॉक्यूमेंट, मैंने इसलिए तुम्हें भेजा था। तुमने नहीं देखा शायद। हम्म, ये क्या है? आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। जब भी व्हीकल बनता है, जब भी पूल डेवलप होता है, वो एक स्पेशल पर्पज के साथ डेवलप होता है, एंड उसको फिर नाम दिया जाता है। इसके पहले इन्होंने 8 राउंड्स बना दिए थे, मतलब अभी तक उन्होंने 8 टाइम्स दे हैव रेज द फंड्स फ्रॉम द मार्केट फॉर अ स्पेशल पर्पज। समझ में आया नहीं आया? हाँ। तो अभी क्या, ये दिस इज द 9th टाइम दे आर गोइंग टू रेज द फंड्स फ्रॉम द मार्केट। एंड उनका पर्पज क्या है? दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ लेट स्टेज एंड प्री आईपीओ कंपनीज। मतलब ये फंड का जो पर्पज है, दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू प्री आईपीओ एंड लेट स्टेज फंड कंपनीज।
तो ये जो सीरीज सीरीज कह के बहुत बार चिल्लाते हैं, तो सीरीज का मतलब है कि जब जिस पर्पज के लिए फंड आया था उसको एक नाम दिया जाता है, ये सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, या फिर 1 2 3 4, या फिर 6 7 8 XYZ। क्योंकि हर सीरीज में, अब ये सीरीज लॉन्च हुई है, इसमें कोई नए इन्वेस्टर रहेंगे या फिर हो सकता है ओल्ड भी रहेंगे, है ना। ये सीरीज करके फंड उठाते हैं मार्केट से। जब फंड उठाते हैं उसमें फिक्स इन्वेस्टर्स होते हैं, फिक्स समय के लिए होते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं, फिर से ये नई स्कीम लॉन्च करते हैं। ये सीरीज जो है आगे आगे चली जाती है। हर सीरीज पे तुम्हें अलग अलग इन्वेस्टर दिखेंगे। अभी नीचे जाके देखना तुम्हें, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हम प्रोसेसिंग लेवल पे तो ध्यान देते हैं, बट ये जब थियोरटिकली चीजें एक्सप्लेन करने नहीं आती, क्योंकि हम रीड नहीं करते हैं, रीडिंग में हम वीक होते हैं इवेंचुअली। ठीक है, यहाँ पे डेटा है उनका, ये देखो। उनका पहला पहला जो सीरीज था मई 17 को आया। दूसरा सीरीज जो उन्होंने बनाया जुलाई 17 को बनाया। तीसरा सीरीज जो उन्होंने बनाया 17, अगेन जुलाई 17 को ही उन्होंने, जो ये कैप है, उतने कैप तक अमाउंट दे वांटेड टू रेज। ठीक है। देन यहाँ पे 1400 करोड़ रेज करना था, यहाँ पे 650 करोड़। ये थर्ड, जब उन्होंने सीरीज उन्होंने अगस्त में लॉन्च किया तो इनको 17 करोड़ चाहिए था। एंड जब ये इनको फिफ्थ, अभी ये यहाँ पे तो 9th सीरीज चल रहा है, यहाँ पे अभी तो 9th आया हुआ है उनका, तो यानी कि हर लेवल पे ये लोग फंड रेज कर रहे हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी है, हर सीरीज पे कितने रिटर्न मिले हैं उनको अभी तक के। ठीक है। तो ये 17 में किया, ये 18 में लॉन्च किया, मतलब 17 में उन्होंने बैक टू बैक रेज किया। एंड ये अभी सितंबर में 20 में किया, एंड अभी वो जो 9th आया हुआ है वो अभी लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है। तो सीरीज का मतलब समझा ना, कि सीरीज कैसे कैसे बन रहे यहां पर। एंड ये हर सीरीज को, जब सीरीज का मतलब है कि अभी उसके जो अभी यहां पर एलोकेशन होगा, एसेट एलोकेशन होगा, जो नया सीरीज मार्केट में आ रहा है उसके हिसाब से वो पूरा तुम्हें सीरीज एलोकेट करना पड़ेगा ना इन्वेस्टर को, एंड उसके हिसाब से तुम्हें फीस चार्ज करना पड़ेगा। वो भी तुम्हें दिखा देता हूं मैं, उन्होंने क्लियरली वहां पे ये कंपनीज वगैरह पढ़ना कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। ये इतने सारे कंपनीज है, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट, उन्होंने रिटर्न लेस देन 1 ईयर का रिटर्न है उनका ये। ठीक है, केस स्टडी जो दिया हुआ है, IEX, NSE, HDFC। ये ऐसी बॉडी दिखेगी तुम्हें, ये ऑडिटर्स दिखेंगे तुम्हें जो एक्सपर्ट होते हैं, पूरी चीजें मैनेज करते हैं, ये है फंड मैनेजर्स। डील साइज, प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये जो डील्स उनको जो मिले हैं, ये इसकी डिटेल्स होती है। जो हमेशा डील वर्ड भी बहुत सताता है कि डील डील, ये क्यों बोल रहे, डील क्यों बोल रहे, डील ऐसे। जो उनको कोई, जैसे कि अभी ये अफोर्डेबल होम हाउसिंग, मतलब उनको कोई रियल स्टेट सेक्टर से कंपनी मिली है या फिर प्रोजेक्ट मिला है, उनको इतना कैपिटल इन्फ्यूज करना है। ठीक है। तो ऐसे पर्पस पहले ढूंढते हैं, उसके हिसाब से कैपिटल एलोकेट करते हैं। तो एक्टिविटी तुम्हें दिखेगी कि जैसे कैपिटल एलोकेशन भी दिखेगा। तो ये ध्यान में इतना मत रखना, मैं जैसे ही अभी चीजें दिख रही है तो मैं, बट मुझे जो इंपॉर्टेंट था फीस, ये देखो ऐसे होता है शेयर क्लास। अब ये भी तुमने वर्ड सुना रहेगा, क्लास ये, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो उसके हिसाब से मेरी मैनेजमेंट फीस देखो, डेली मैनेजमेंट फीस इतनी चार्ज हो रही है। क्लास ए को 2% चार्ज कर रहा हूं, उसका जो मार्केट कैप है लेस देन 5 करोड़ है। दिख रहा है ये वाला, अप टू 1 करोड़, लेस देन 5 करोड़, 2%। अब ये क्लास जो वर्ड्स था तुम्हारा, शेयर क्लास, वो क्लियर हो जाएगा यहां पर। देखो, ये मतलब मार्केट उसके कैपिटल कैप के हिसाब से वो अपना फीस, जितना ज्यादा कैप 15 करोड़ एंड अबव 1.5% चार्ज कर रहे, ओनली 1.5%। तब जाके तुम्हारी जो इक्वलाइजेशन है ना, इक्वलाइजेशन इन फीस एलोकेशन, तभी एलोकेशन अच्छे से बनेगा ना। मतलब जो ज्यादा है वो ज्यादा फीस फीस बेयर करेगा, कम है वो कम फीस बेयर करेगा। उनको वैसा नहीं चाहिए, उनको एक समान फीस पे करो अपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। या फिर बहुत बार ऐसे होता है ना कि जो ज्यादा है उसकी ज्यादा रिस्क है इवेंचुअली। एम आई राइट? अगर 15 किसी का, अगर 1 करोड़ का, तुमने 1 करोड़ कंट्रीब्यूट कर दिया, मैंने 15 करोड़ कर दिया, अभी वो प्रोजेक्ट डूब गया, तो मेरा तो 15 करोड़ का लॉस है भी वो। तो मैं फीस क्यों ज्यादा भरूंगा? तो ये नेगोशिएशन होता है जब भी ये इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन है, फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, ये किसी अवेलेबल इजीली नहीं होगा, तुम देखना कहीं पे भी।
अगर तुम इन्वेस्टर हो तो ही तुम्हें ये मिलेगा पूरा डिटेल्स। ये कंपनियां शेयर करती है, नहीं तो ये प्राइवेटली सर्कुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। इसलिए इन्फॉर्मेशन हमें बहुत बार होता है ना कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, कहाँ होता है। एंड जब भी अभी कोई एंटिटी फिर सेटअप हो रही है तो ये डिटेल्स, अगर तुम प्राइवेट इक्विटी में जॉब करने के लिए जाओ या फिर ऐसे हेज फंड में जाओ तो ये पूरी डिटेल्स तुम्हारे पास होती है। ये मैनेजमेंट फीस कितनी कमिटेड हुई थी वो देखोगे आप ओपन करके डॉक्यूमेंट्स की टर्म्स में। एंड वैसे ही फीस एलोकेट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंट को। राइट, ये प्लेसमेंट फीस, एग्रीगेट कमिटमेंट कैपिटल, मतलब ये जो पूरी है ना, इनका टोटल है जो 2% आना चाहिए इवेंचुअली। ये मैनेजमेंट फीस को उन्होंने लिखा जो है ना कि ये इवेंचुअली 2% आना चाहिए। लिखा है ना कि अप टू 2% ऑफ द एग्रीगेट कमिटमेंट कैपिटल, ये कमिटमेंट कैपिटल है, उसका 2% आना चाहिए ऑन एन एवरेज। यहाँ पर जो है 10%, 15%, ये छोड़ दीजिए चीज़ें, मैं तो बताऊंगा, लेकिन जो तुम्हें मैं दिखाने वाला था चीज़ें यही थी, तो ऐसी मेंशनड होती है चीज़ें, कितना मिलने वाला है कितना नहीं मिलने वाला है वो हर चीज़ डिफाइंड होती है। फंड टेन्योर भी डिफाइंड होता है, अप टू 5 इयर्स ये लोग फंड रेज कर रहे हैं, मतलब अगर आज तुम करोगे तो ये पूरे 5 साल के लिए फंड यूज होगा। उसके बाद वो लोग अपना फंड रिडम्पशन का मतलब यानी कि फंड रिटर्न का प्रोसीजर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज जो था, सीरीज मार्केट कैप से हिसाब से डिफाइंड होता है। ये क्लास, जो क्लास होता है, क्लास तुम्हारे मार्केट कैपिटल जितने, मतलब ये एक इन्वेस्टर का क्लास है एक्चुअली। 1 करोड़ में कितने इन्वेस्टर्स आते हैं, मोर देन 5 करोड़ में कितने आते हैं, मोर देन 15 करोड़ एंड अबव में कितने आते हैं, है ना, 1 करोड़ टू 5 करोड़ में जब क्लास बना रहा हो तो उसमें कितने आते हैं। तो इसी का है एक्चुअली ये, बाकी कुछ नहीं है। इन्वेस्टर के हिसाब से, उनके कैपिटल के हिसाब से मैं एक क्लास बना रहा हूँ, है ना। एंड सीरीज जो होता है, जो फंड रेज करने का जो स्ट्रेटेजी है, यहां पर देखोगे आप, हेज फंड के लिए भी सेम होता है ट्रीटमेंट। तुम्हें हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी का अगर डिफरेंस जानना है तो इतना ही है। प्राइवेट इक्विटी वाले लोग अनलिस्टेड स्पेस में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उसको प्राइवेट इक्विटी कहा जाता है। हेज फंड वाले कहीं पे भी कर देते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, मतलब उठाएंगे कहीं पे भी पैसा डाल देंगे अपना। हाँ, मतलब कंटिन्यूअसली, वैसे वो रेगुलेटेड नहीं है इसलिए वहां बोला जाता है, बट इवेंचुअली ऐसे कोई 1 साल में 3 साल में नहीं निकलता है। अगर कोई अपॉइंट कर रहा है मैनेजर को तो एक पर्पज है उसका, मुझे नेक्स्ट 10 ईयर्स का टारगेट बनाना है। अगर वैसे होता तो हमारे जॉब की मतलब इनसिक्योरिटी का जो होता है ना मसला, वो कभी नहीं छूटता। क्योंकि फिर इन्वेस्टर अभी 20,000 करोड़ दे रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर में रिटर्न लेके भाग रहा है, अभी फंड ही नहीं, तो मैनेजर क्या घंटा मैनेज करेगा, क्या मैनेज करोगे फिर वहां पे, क्या ऑपरेशन एक्टिविटी दोगे। तो इसलिए अगर कोई फंड आ रहा है, इन्फ्यूज हो रहा है ना, तो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है। हाँ, लेकिन ये जरूर प्रोविजन है कि वो लिक्विडेट करके रखो, लिक्विड करके। हाँ, इन्वेस्टेड मत रखो, लिक्विडेट करके रखो। 1 साल में तुमने इन्वेस्ट लिक्विडेट करो, दिखाओ है। हाँ, फिर से करो, मतलब फिर से वो एनुअली बेसिस पे तुम्हारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होते रिवाइज करते रहो विद डिस्कशन विद योर रिस्पेक्टिव काउंटर पार्ट्स। समझे चीज। तो ये जो एक्टिविटीज ऐसे बन रही है, फीस एलोकेशन, ये मास्टर फंड को, अगर मास्टर फंड ने अगर ये तुम्हारा 100 चार्ज कर दिया है तो ये फीस अकाउंट जो होते हैं, जो फंड लेवल्स जितने भी, ए फंड है बी फंड है, इन सबको फीस तुम एलोकेट करोगे उनके उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। एंड ये फंड्स अपने इन्वेस्टरों को इंडिविजुअली, वो जितना फीस है वो अपने इन्वेस्टर जितने भी है उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ पे मैं 1000 ले लेता हूँ, हर म्यूचुअल फंड का उतना ही कंट्रीब्यूशन है ये, या फिर जो फंड्स है, सब फंड्स है उनका हर एक का उतना ही कंट्रीब्यूशन है। मैं हर एक को 100 रुपीज एलोकेट करूंगा, सिंपल। एंड फिर ये लोग जाके अपना 100 रुपये यहाँ पे एलोकेट करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली जिसका इन्वेस्टमेंट है उसी के अकाउंट से फीस डेबिट होना चाहिए। समझ रहे हो, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। हम्म।
नहीं, ये चीजें जब जब लिंक हो जाती है ना, तब तब मैं बता देता हूँ, ताकि इसलिए बता देता हूँ कि ताकि जब तुम पिछले वाला भूल ना जाओ, या फिर जो आने वाला आगे उसे तुम लिंक करोगे, सोचोगे उसके बारे में। क्योंकि ये एंटायर एक ही प्रोडक्ट है। फंड अकाउंटिंग करके रट लगाते कुछ अलग है ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही एक्टिविटीज ऐसा ही है। कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट इवेंचुअली अकाउंटिंग ही करते बैठ रहा है। चाहे तुम भले ही फीस एलोकेट करो, भले ही तुम किसी एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट में काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिव्यू करने के लिए बैठो, ऑल द एक्टिविटीज कम्स अंडर अकाउंटिंग। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अगर तुम्हें काम करने का मौका नहीं मिला इन सब के ऊपर, तो फिर उतना एक्सपोजर नहीं होता है, तो डिफिकल्ट जाता है कि भाई अकाउंटिंग है क्या, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें दिक्कतें होती है। ठीक है, तो लेट्स से कि हम फीस इसलिए डिस्कस कर रहे थे, जो एक्सपेंडिचर है उसमें फीस का पार्ट है इवेंचुअली। तो फीस हमारी जो है इस फंड के लिए, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ 5,000 लाइबिलिटी जो होने वाली है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हो सकता है वो फीस है हमारी। अभी फंड के लिए तो एक्सपेंसेस ही जो लाइबिलिटी में कन्वर्ट होते हैं, या फिर टैक्स भी होते हैं समटाइम। ठीक है, टैक्स जो है अभी तक पे नहीं हुआ है, या फिर एक्सपेंडिचर अभी तक प्रोविजन करके रखी है, नहीं दी हुई है, तो वो हो सकता है, तो मैं उसको भी चलो ले लेता हूँ। तो लाइबिलिटीज मेरी इतनी बन रही है। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है मेरा एनएवी। तो मेरी मार्केट वैल्यू मुझे मिल गई, मेरा जो इनकम है मुझे मिल गया, उसमें से जो मेरा जाने वाला है ये जाएगा। हाँ, तो मैं माइनस करूंगा तो मैं एनएवी निकाल दूंगा। तो फॉर्मूला जब मैं अगर बनाऊं एनएवी का, है क्या इसमें फंक्शन? नहीं, बाहर में जाए। तो मैं टोटल वैल्यू पहले निकालूंगा। टोटल मार्केट वैल्यू जो मेरी है, सिंपल सम कर दो। मेरी मार्केट वैल्यू जो बन रही है, मेरी इतनी बन रही है। और अगर मैं एनएवी करना है मुझे, तो वही फॉर्मूला जो तुम्हारा नॉर्मल हुआ। हाँ, नेट एसेट वैल्यू है। ठीक है, अभी अभी जो मैंने निकाला है नेट एसेट वैल्यू एज पर मार्केट निकाला है, बट अगर मुझे एनएवी पर यूनिट निकालना है, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे जो है उसको मैं डिवाइड करूंगा, तब जाके मेरा वो बनेगा चीज। तो मैं उसको फिर सिंपली जो मेरे यूनिट्स है डिवाइडेड, जो ये मेरा पर यूनिट बन रहा है। ठीक है, अब मेरे पास ये दो फिगर्स है। जब बहुत बार सवाल होता है कि क्या चेंज हो जाता है अगर मैं डिविडेंड को कंसिडर ना करूं, या फिर मैं गलत कुछ कंसिडर करूं। अभी गलत अगर तुम कुछ करोगे, लेट से कि यहाँ पे जो रेट आया हुआ है वो गलत दिख रहा है तुम्हें, तो तुम्हें 1 पॉइंट की जगह, ये 0.2 की जगह अगर तुम्हें इतना दिख रहा है कि 0.1 दिख रहा है, तो तुम्हारा तो एनएवी चेंज हो गया, सॉरी डिविडेंड चेंज हो गया। यहाँ पर 10,000 दिख रहा है, अभी मैं 10,000 अगर यहाँ पे कर दूं, तो ये एनएवी मेरा, मेरे इन्वेस्टर परचेस करने वाले हैं, मैं बेचने वाला हूं ना नेट। जो परचेस करते रहते हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड्स ये वो, है ना। हाँ, तो ये गलत जाएगा फिर उनको, उनको तो ये सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि ये तो महंगा था, डिस्काउंट पे ऑफर हो गया ये तो, पर ये नुकसान कौन बेयर करेगा देन? या फिर जो भी छूटा है वो, इसलिए बहुत सारी चीजें क्रिटिकल होती है। कोई अगर छूटता है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, प्राइसिंग में हो जाता है, तो देखो, प्राइसिंग रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, प्राइसिंग यानी कि प्राइस, वो पूरी अफेक्ट करती है। हर एक कॉर्पोरेट एक्शन अगर बुक गलत प्राइस से होता है, हर एक की बात कर रहा हूं एक्सेप्ट नेम चेंज, तो उसका तुम्हारे एनएवी के ऊपर असर हो जाता है। वो मैं आगे आगे बताऊंगा एग्जाम्पल जैसे उठाते हैं, बट याद ये रखना हमेशा। एंड अगर कोई नॉर्मल है जिसमें सिर्फ इंटरनल मूवमेंट होता है, पूरा अच्छे से बुक हुआ है, बट इंटरनल मूवमेंट है, कुछ नहीं है, जैसे कि रिवर्स स्प्लिट है, स्टॉक स्प्लिट है, एंड अच्छे से बुक भी हुआ है, बट उस केस में कुछ इंपैक्ट वगैरह कुछ घंटा नहीं होता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में होते हैं। इसमें अगर मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज कर दूं, इसमें अगर मैं 1 लाख की जगह
सॉरी, इसमें अगर 1 लाख की जगह 2 लाख कर दूं एंड प्राइस पर शेयर 10 की जगह 5 कर दूं, तो वैल्यूएशन में कुछ चेंज नहीं होगा मेरे, तो एनएवी के ऊपर कुछ असर नहीं करेगा, है ना। तो ये सवाल आता है ना कि अगर रिवर्स स्प्लिट हो रहा है, उसमें सब समझो अच्छे से बुक हुआ है, तो एनएवी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे होगा। जो हमने सीखा हुआ है तो यही है कि भाई कुछ इम्पैक्ट नहीं, मतलब इम्पैक्ट होगा ये हमने, क्योंकि जो लोग इफ यू आर नॉट बिलोंग टू एनएवी एंड ऑल, तो यही कंसिडर कर लेते कि हाँ होगा, इम्पैक्ट तो होगा। बट इवेंचुअली कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, रिवर्स स्प्लिट का, स्टॉक स्प्लिट का कुछ भी नहीं होगा। इम्पैक्ट का मत हाँ, इम्पैक्ट का मतलब एग्जैक्टली exactly, हाँ, स्टॉक उस समय होगा, इम्पैक्ट होना इन द सेंस कि कुछ तुम्हारा जो करंट होल्डिंग है उस पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली तुम्हारी प्राइस भी अगर बढ़ रही है तो। जैसे कि अभी डिविडेंड तुम्हें तुम्हें रिवर्स स्प्लिट हुआ, स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहे हैं, वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या चेंज होगा, फिर कुछ नहीं होगा ना। एंड अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि चलो राइट डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी राइट डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे शेयर्स बढ़ेंगे। अगर 1:1 है तो यहाँ पे तुम्हें 1 ये तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे, बट प्रोपोर्शनेटली तुम उसकी वैल्यू भी तो पे कर रहे हो, फ्री में तो नहीं मिल रहा है ना कुछ। हाँ, उस केस में तुम्हारी कॉस्ट जैसे बढ़ती है, एसेट एक्विजिशन जैसे बढ़ती है, उतना प्रोपोर्शनेटली एनएवी डिफरेंस तुम्हें दिखने लगता है, क्योंकि जो अभी राइट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे वो डिस्काउंट पे मिलेंगे, बट जब तुम एवरेजिंग करोगे तो उसका प्राइस कुछ कम दिखेगा। बट इवेंचुअली तुम्हारी अगर यूनिट्स जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो भी बढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनेटली। दोनों तरह से अगर कुछ बढ़ रहा है ना, कुछ इंपैक्ट नहीं होता है, याद हमेशा रखना। ठीक है, अगर दोनों तरफ से कुछ बढ़ रहा है। हाँ, अगर तुम्हें होता है ना, अभी डिविडेंड तुमने कुछ पे कर दिया, नहीं किया, तुम्हें एक्स्ट्रा मिला है। अभी बोनस इशू की अगर मैं बात करूं, बोनस इशू में तुम्हें उसमें तुम कुछ पे नहीं करते हो, बट तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो तुम्हें उसके साथ प्राइस भी मिल रही है ना। जैसे कि अभी इस पे 1:1 कंपनी ने बोनस इशू कर दिया, अभी तुम्हें बोनस, तुम्हें 1 लाख एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहे, उसी के साथ साथ जो मार्केट में करंट प्राइस चलती है, तुम्हें बोनस इश्यूज भी वहां पे मिल जाएंगे। बट ये लॉजिक ये बन जाता है कि अगर उसमें चेंज होना चाहिए तो इवेंचुअली मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर्स वो डाउन हो जाती है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर जब बढ़ते हैं तो उस केस में भी इम्पैक्ट कुछ होगा नहीं ज़्यादा, बट इवेंचुअली वही है कि जो पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे ऐड हो रहे हैं अकाउंटिंग पर्पज के लिए, एंड उस बेनिफिट है इवेंचुअली तुम्हें जो एक्स्ट्रा मिल रहे शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं, तो ऐड ही हो रहे तुम्हारे पोर्टफोलियो में, तो इसमें तुम्हें ज़रूर इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे कि अगर इम्पैक्ट में बात करूँ, यहाँ पे बोनस इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे 1 लाख आ गए, तो मेरे यहाँ पे 2 लाख हो जाएंगे, अगर मैं 2 लाख कर दूँ तो मार्केट प्राइस जो मेरा रहेगा वहां पे, जब 2 लाख आ जाते हैं तो मार्केट प्राइस मैंने बोला कि प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हो जाता है। अभी 10 था, तो 10 की जगह अप टू 5 रुपीज तुम्हें इमीडिएटली उसी इफेक्ट से दिखाई देगा कि मार्केट गिर गया उसका, तो मार्केट प्राइस कम हो गई। तो उस केस में भी तुम्हें कुछ घंटा मतलब जब, हाँ, इसके पास बाद जो बेनिफिट मिलेगा वो अच्छा तगड़ा मिलेगा। जैसे डिविडेंड आता है तो अभी 2 लाख के ऊपर मिलेगा, अगर और कुछ मिल रहा है, कंपनी वोटिंग वगैरह पूछ रही है मुझे, तो 2 लाख के ऊपर मिलेगा वैसे, तो ये बेनिफिट्स आ गए। बट इवेंचुअली एनएवी के ऊपर कुछ होगा नहीं असर, क्योंकि मेरा एनएवी प्रोपोर्शनेटली कम होते जाएगा मार्केट में, ये सो मार्केट वैल्यू जो है मेरे फंड का वो कम हो जाएगा। 10 रुपए का शेयर 5 में मिलेगा आफ्टर बोनस इश्यूज, मतलब तुम्हें बोनस एक्स्ट्रा शेयर्स तो मिल गए, बट तुम्हारे शेयर्स की प्राइस डिक्रीज होगी प्रोपोर्शनेटली, है ना। ओके, चलो ये हुआ तुम्हारा डिविडेंड, जब हमने यहाँ पे कर दिया डिविडेंड का, जो एंड तक आए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट भी किया, अप्लाई किया डिविडेंड। यहाँ पे और दो तीन चीज़ें होती है, जैसे कि ये फीस का पार्ट तो छोड़ दो, जो चीज़ें होती है डिविडेंड, बहुत बार इस वैल्यू में ऐड करने की जगह कई सारे फंड्स इसको रिटेन अर्निंग की तरह लेते हैं। कई बार ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तुम्हें मिलेंगे कि मैं ये एनएवी में ऐड करूंगा या फिर उसको रिटेन गेन में रख के उसको री इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें हर एस्पेक्ट जो है, पॉसिबल एस्पेक्ट जो है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें जिस तरह से भी सवाल आए तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू कैन आंसर टू इट, दैट्स माई पर्पज ओनली। हाँ, तो है यहाँ पे मैं कर ही रहा हूँ, तो मैं भी मैं बता ही रहा हूँ, और मतलब लिख भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिटर्न गेन एक कॉन्सेप्ट है, या उसके बाद होता है कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है। ठीक है, ड्रीप कहोगे उसको।
जो डिविडेंड आएगा, डिविडेंड इन्वेस्ट री इन्वेस्ट करो। तो इवेंचुअली कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड यहाँ ऐड करने की बजाय जो तुम्हारा म्यूचुअल फंड हेज फंड मैनेजर रहेगा, इंस्टेड एडिंग डिविडेंड हियर, तो ये क्या करेंगे, ये उसी कंपनी के, जैसे कि फेसबुक कंपनी ने, हमने इस एग्जांपल में लिया था कि फेसबुक कंपनी ने हमें कुछ ये दिया था, क्या बोलते हैं, डिविडेंड दिया था। तो हम फेसबुक के डिविडेंड जब आएगा हमारे अकाउंट में आएगा, तब हम उसके नए शेयर्स फेसबुक के खरीद लेंगे। हमें लग रहा है कि फेसबुक का प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। इंस्टेड एक्सेप्टिंग द डिविडेंड, विल री इन्वेस्ट दैट डिविडेंड इनटू दैट कंपनी एंड विल आस्क टू प्रोसेस द स्टॉक टू अस प्रोपोर्शनेटली, जितनी भी वैल्यू बनेगी उतनी। जैसे कि अभी 10 रुपीज को एक तुम्हारा शेयर्स है, इस केस में हमने 10 रुपये ही लिया था, एंड डिविडेंड की अमाउंट जो तुम्हारी जा रही थी 20,000 जा रही थी, करेक्ट। तो अगर मैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखूं, तो इतनी क्वांटिटी मेरी 2000 क्वांटिटी है जो मैं बोल रहा हूं कि मुझे प्रोसेस कर दो। तो ये भी होता है, ये डिसीजन जो होते हैं। नहीं, ये उसके हिसाब से मैं नहीं सोच बता रहा हूँ, इवेंट के हिसाब से। ये मैं तुम्हें हेज फंड के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये लोग बोलते हैं कि डिविडेंड जो कंपलसरी है क्या, कि इनकम एज इनकम ऐड करो एंड एनुअल कैलकुलेट करो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेटेजी क्या बन रही है इन्वेस्टमेंट की। नहीं, मैनेजमेंट, अरे मैनेजर, देखो, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम हर चीज में जाके उनके इन्वॉल्व नहीं होते हो। ये पूरा जो है एक्टिविटी, ये पूरा मैनेजर लोगों का है। हेज फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वो देखेंगे कि कौन सा डिसीजन वहां पे सही लग रहा है, उसके हिसाब से तुम्हें इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो ये मतलब ये इवेंचुअली पॉइंट है ना कि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर की चीजें निकाल देंगे। जरूरी है क्या, कंपलसरी है क्या। ठीक है भाई, ये तो एज पर ट्रीटी, एज पर एग्रीमेंट, एज पर चार्टर्ड बिटवीन टू काउंटर पार्ट्स, दे विल डिसाइड, और द मैनेजर मैनेजमेंट, द हेज फंड मैनेजर will decide whether it should be invested into that particular company instead accepting as a dividend in cash. If they invest into it, then you don't need to consider that in your income portion. वो इवेंचुअली तुम्हारे आउटस्टैंडिंग होल्डिंग में ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होल्डिंग्स होगी तुम्हारी, जैसे कि 2 पॉइंट इतनी बनेगी, वैल्यू भी ऊपर चेंज हो गई, टोटल वैल्यू, है ना। हाँ, तो वैसे होता है। तो डिपेंड करता है, इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें एक पॉसिबल जो थिंग्स जहाँ पर मैंने तो कई बार ऐसे मतलब जब भी इंटरव्यू फेस करने जाता हूँ तो ये चीज़ पूछते हैं कि डिविडेंड देना ज़रूरी है क्या। इसलिए अभी एक टेम्पलटन, पता होगा टेम्पलटन आपको, उन्होंने जितने भी म्यूचुअल फंड होल्डर्स है उनको डिविडेंड प्रोसेस किया हुआ है। उन्होंने क्या कर दिया कि एक इनकम अकाउंट बना दिया, इनकम अकाउंट में जितना भी डिविडेंड आता है, जितना भी डिविडेंड आता है, वो डिविडेंड वो लोग जैसे ही आता है उनके हिसाब से वो अपने इन्वेस्टरों को प्रोपोर्शनेटली उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, तो जब इनकम प्रोसेस कर देंगे ऑन अ रियल टाइम बेसिस, तो ये एनएवी में पकड़ने की जरूरत नहीं बनती है, क्योंकि मैं तो जो बेनिफिट्स है मैं दे रहा हूँ, इन्वेस्टरों को दे रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, जैसे ही म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स में आ रहा है मैं उनको दे रहा हूँ। तो ये भी एक्टिविटी होती है। तो कई बार जो इतनी सारी लीगेसी है इन्वॉल्व, कई लोग इसके बारे में अवेयर नहीं, दो पहलू के बारे में अवेयर नहीं होते, एक ही पहलू पता होता है तो उसी के ऊपर अड़ जाते हैं, नहीं वैसा क्यों वैसा क्यों। तो ये तुम्हें आंसर करना है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि फिर वहां पे हो, तो इनकम एज इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एज इनकम इन्वेस्ट हो सकता है, या फिर ये इन्वेस्ट होता है तो इवेंचुअली ये उसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट हो, ये भी जरूरी नहीं, ये डिविडेंड इवेंचुअली देखो ना इन्वेस्ट इनटू एनी अदर स्टॉक। ठीक है, मतलब इवेंचुअली इन्वेस्ट ही होने वाला है। तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, मैं ये पॉसिबल जितनी भी चीज़ें उसके रिलेटेड है। एंड रही बात अभी जब ये तुम हमेशा कहाँ पीपीटी ओपन करी थी मैंने, यहीं पे है ना। मैंने तुम्हें एबीपी बना दिया देखो पहले ही।
अरे जिस पोजीशन के लिए बंदे आते हैं ना, मैं उन्हीं का वैसे ही नाम लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्राइक हो जाता है ना कि अभी हाँ, तो इसको इसके हिसाब से देना है, उसको इसके हिसाब से देना है। तो हमने यहाँ पर ये जो एनएवी होगा, यहाँ पे एनएवी प्रोड्यूस हो जाता है तुम्हारा, जैसे कि कैप स्टॉक एक्टिविटी ये वगैरह, ये छोड़ दो, मैंने सिखाया नहीं, मैं बता रहा हूँ एक साइकिल जो तुम्हें डिविडेंड को लिंक करके दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि अभी हमने एनएवी प्रोड्यूस किया था यहाँ पे, एनएवी प्रोड्यूस करने के बाद जो पूरे प्रोसेस का रिकॉन करने के लिए भी एक टीम हो सकती है, जिसको अकाउंटिंग टीम कहोगे, जो एक्चुअली ट्रायल बैलेंस वगैरह चेक करेगी, तुम्हारा फंड फ्लो स्टेटमेंट चेक करेगी, तुम्हारा हर चीज वो चेक करेगी, जितने भी एक्टिविटीज है ना, वो पूरा चेक करेगी। एंड ये पूरा चेक करने के बाद अगर तुम्हें कुछ ब्रेक्स दिखते, तुम्हारा सवाल होता है ना कि ब्रेक्स दिखती तो क्या करेंगी, डिविडेंड का ब्रेक दिखता है तो क्या करेंगे, डिविडेंड का ब्रेक दिखता है तो इनकम टीम के पास जाएंगे, भाई देखो ये डिविडेंड का ब्रेक दिख रहा है, डिविडेंड की टीम है, डी इंटरेस्ट पेमेंट का ब्रेक है, ये देखो भाई ये दिख रहा है, ये देख, क्योंकि उनके पास एनएवी होता है ना, दो सिस्टम हम कंपेयर करते हैं, वो भी वही डेटा करते हैं, इनसे चीजें छुटने का चांस है क्योंकि प्रोसेसर्स है, ये रिकॉन करते हैं इसलिए, या फिर ये अकाउंटिंग करते हैं तो ये थरो एनालिसिस करके, थरो इन्वेस्टिगेशन करके रीच आउट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व होने के बाद ये मंथली प्रूफ, यानी कि मंथली इसमें क्लोज हो जाएगा तुम्हारा। आज मतलब टिल 25th हमारा जो एनएवी था, पूरा थरो इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिकनसाइल्ड हुआ, सब हुआ। आज हमने ये पूरे मंथ का जो एनएवी है हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, जो अक्रूड डिविडेंड था वो आ गया, जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो आ गया, हर चीज जो क्लीन हो गई अब। तो यहाँ पे ये दो चीजें तुम्हें मेजरली दिखेगी, एक मंथली अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग का मतलब है कि कुछ प्रोसेस नहीं करते, वेरीफाई करते हैं, हमेशा याद रखना, वेरीफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कमेंट्री प्रोवाइड करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, हर एक चीज का रिजॉल्व करके लेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंथली प्रूफिंग का मतलब है कि मंथली प्रूफ, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें ये वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे इसके बाद जो तुम्हारा फंड जाएगा, फंड एडमिन के पास जाएगा, एडमिन यानी कि तुम्हारा टीम होता है कोई, जो वहां पे सीएस स्पेशली बैठे हुए दिखेंगे तुम्हें, सीएस, सीएफएस, सीओस, जो जो भी लोग होते हैं, और सीएफएस वगैरह, जो कि हु आर प्रो इनटू द फाइनेंस, एंड वो लोग अप्रूवल देंगे कि चलो ठीक है, ये ने भी अप्रूव कर दिया हमने, ये जो कोटेशन आया था, ये जो जितना भी प्रूफ आए थे, सबमिट करने के बाद ये लोग अप्रूव कर देते, तो यानी कि उस मंथ का एनएवी जो रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग के लिए, जैसे कि मानो इस केस में हमने कर दिया ये सब चीजें, तो हमारा एनएवी ये था, तो ये इसके लिए हमें अप्रूवल मिलेगा, एंड तब ये जाके एनएवी मंथली अकाउंटिंग के इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। ये जो पॉसिबल सोल्यूशन भी दिए हुए कि जैसे तुम अगर ट्रायल बैलेंस करते हो तो क्या होगा, एक्सट्रैक्टिंग सब लेजर्स वगैरह, सब लेजर के बैलेंसेस मैच नहीं होंगे। अभी सब लेजर क्या क्या हो सकती है, यही तो सब लेजर है, कॉर्पोरेट एक्शन का अकाउंट हो सकता है, तुम्हारा इनकम का अकाउंट हो सकता है, एनएवी जहां से प्रोड्यूस हो रही, जो फैक्टर कंसिडर कर रहे हो उनके अकाउंट हो सकते हैं, एक्सपेंसेस का अकाउंट हो सकता है, तो इन सब से मुझे मैच करना होता है, रिकनसाइल करना होता है, एंड फिर मुझे कैलकुलेट करना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अप्रूवल होने के बाद तुम्हारा डिविडेंड, अ, जो भी जितनी भी चीज़ें होती है, तब जाके तुम्हें साइनिंग ऑफ मिलेगा, यस तुमने कर दिया, हो गया तुम्हारा एनएवी कैलकुलेट हो गया, पूरी सारी चीज़ें हो गई, डन एंड डस्टेड। अब पता चला नहीं, इसको देखने के बाद जब डिविडेंड हमने सीखा, तो तुम्हें यहाँ पे लिंक होना चाहिए चीज़ें, यहाँ से कि कैसे चीज़ें बन रही है यहाँ पे। अभी कोई तुम्हें टीम दिखेगी, इन पूरे यहाँ तक मंथली प्रूफिंग तक एक ही बंदा काम करेगा, एक फंड देगा, एक फंड मिलेगा तुम्हें, तो एंड टू एंड उस एक फंड को तुम करो, यहां तक करो। डिपेंड करता है, ये ऐसा कोई फिक्स मॉडल है ही नहीं है। अपने अभी क्या होता है ना कि जैसे ये अज्यूम कर लेते कि जिन्होंने प्रोसेसिंग करी, जिन्होंने सब किया, उनको बहुत अच्छे से पता है, उनका टाइम सेव हो जाएगा, इमीडिएटली ये लोग पूरा पूरा करेंगे अकाउंटिंग भी, तो इन्हीं को टास्क मिलेगा ये भी, है ना। अभी तुम्हें पता है ना डिविडेंड आया नहीं आया, हर चीज तुम्हें पता है। अभी मैं दूसरे टीम को, अभी तुम्हारा जो डाउट था कि भाई
अभी देखो यहाँ पे अलग टीम है, 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 एंड यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है। तो जब भी देखो कोई चीज अगर यहाँ पे आती है ना, यहाँ की जो टीम है ना, उनको हर चीज वो बिगिनिंग से चेक करनी होती है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे बढ़ गया तुम्हारा। अभी यहाँ पे हो रहा है तो सेम, अगर ये भी उनको हर चीज बिगिनिंग से देखना है, तो ये भी कोई कंपनीज के इसके पीछे का अगर मैं तुम्हें मेरिट्स बताऊं तो ये है कि ये लोग अगर जब गलती करे एंड एक ही बंदा अगर उसको रेक्टिफाई कर रहा है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर अगेन विल मिस समथिंग। तो इसलिए कुछ कंपनीज इसके खिलाफ है, तो वो क्या करती है कि भाई नहीं, ये बंदे प्रोसेसिंग ऐसे करेंगे, कॉर्पोरेट एक्शन की वो टीम करेगी, ट्रेड प्रोसेसिंग वो अलग अलग टीम्स करेंगे, बट हम अकाउंटिंग जो है दूसरे मतलब सेपरेट एक सेटअप से करवाएंगे, ताकि वो उनकी मतलब एक नई नजर होती है ना, मैं वो अपना थरूली देख रहे हैं अपना अपना एंड ढूंढ रहे चीजें, है ना। एंड फिर यहाँ पे जो चीजें बनेगी मंथली प्रूफिंग की बनेगी, सेम अकाउंटिंग है, यानी कि जो मंथली टीम ये जो पूरा अकाउंटिंग के इफेक्ट्स देखेगी, अप्रूव करेगी, अप्रूव करने के बाद मतलब इन सबसे अप्रूवल लेने के बाद जब अप्रूव करेगी, तो ये मंथली प्रूफिंग यानी कि अगेन सेम इनका और इनका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ही है, कुछ अलग सा नहीं है। बट ये लाइक दे आर द मिडल मैन बिटवीन मंथली अकाउंटिंग टीम एंड फंड एडमिन। ये सिर्फ तुम्हारा फंड जो फंड होता है ना, पास करके देते हैं आगे, पास फेल क्वालिटी चेक सिर्फ करेंगे, क्वालिटी दग 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 ऐसे क्वालिटी चेक करेंगे, ये चेक है, ये चेक है, ये चेक है, ये चेक है, ये कंसिडर, ठीक है, डन, पास करो आगे, पास करो आगे। ट्रायल बैलेंस ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके। फिर फंड एडमिन के पास आता है, फंड एडमिन दे वर्क बिटवीन ऑडिटर्स, ऑडिटर्स के यहाँ पे वो काम करेंगे दोनों एक साथ मिलकर, ऑडिटर्स और फंड एडमिन। तो फिर ये लोग अपना ऑडिटर से सबमिट करेंगे फंड्स पूरे, फिर वहां से अप्रूवल लेते हैं। ऑडिटर्स यानी कि केपीएमजी कंपनीज है, अर्नेस्ट एंड एंगेस्ट है, जितने भी कंपनीज है ऑडिटिंग फर्म्स है, लोकल ऑडिटिंग फर्म भी हो सकती है, हैव रजिस्टर्ड एज अ ऑडिटिंग फर्म, इट डिपेंड्स। It's not mandatory that we'll have only the big four companies to audit the mutual fund or hedge fund and other products, maybe private equity and all. Because before accepting the auditing business, so they will have to register themselves as auditor, and then the government will issue the certificate to them, and then they can go into the market and bring the or grab the business, I would say, to do it. Otherwise, they cannot. So it means auditor is like a uh, uh, they do the surveillance activity on that particular fund, and they will work between the regulator and the म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेटर हाउस और एडमिन हाउस। ठीक है, कुछ रहा तो वो लोग जैसे डिविडेंड में यही ले लो, डिविडेंड में कुछ उनको लग रहा है कि कंपनी ने कुछ और दिया था, इन्होंने कुछ और कंसिडर किया, जैसे कि 20,000 कंसिडर होना चाहिए था बट उन्होंने सिर्फ 10,000 ही किया। ठीक है, अगर उनको कुछ भी लग रहा है, दे विल एस्केलेट टू द फंड एडमिन। फंड एडमिन का काम है कि दे विल हैव टू रेक्टिफाई द थिंग्स, व्हाई यू हैव टू only this amount, what is the reason behind it. So it means you will have to provide monthly commentary as well, commentary यानी कि कमेंट करो, प्रोवाइड करो डेटा इन डिटेल्स कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फॉर्मेट में एक, तो वो देखेगा, वो पास करेगा, पास नहीं करेगा तो फिर से आएगा, मतलब जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा। बट ये इमीडिएटली होना चाहिए क्योंकि इट विल अफेक्ट ऑन द बिजनेस इवेंचुअली, क्योंकि इन्हें भी हम डिस्प्ले करके लोगों को बेच भी देते हैं, है ना। इसलिए तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर चीज़ के लिए। तो जो भी जितनी भी एक्सेप्शंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें प्रोसेस करने की होती है, जितने भी इम्पेडिमेंट्स बैरियर्स दिखते हैं, वो पूरे रिजॉल्व होनी चाहिए देन एंड देयर। एंड ये कम्युनिकेशन जो है पूरा ट्रांसपेरेंट पास होना चाहिए। एंड जब अप्रूवल मिलता है तो फिर वो डेली एनएवी या फिर मंथली एनएवी, क्वार्टरली एनएवी, एज पर द प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, वो पूरा डेटा बिग फोर कंपनी या फिर जो ऑडिटिंग फर्म्स है, इन शॉर्ट नॉट बिग फोर, जो भी कंपनी हो ऑडिटिंग फर्म, दे विल हैव टू सबमिट दैट रिपोर्ट टू द रेगुलेटर। रेगुलेटर पूरे फंड देखते नहीं बैठेगा, रेगुलेटर रिपोर्ट देखेगा सिर्फ, उनकी जो टीम होगी वो सिर्फ रिपोर्ट देखेगी, रिपोर्ट के भरोसे एज्यूम कर लेगी कि पूरा मार्केट में अच्छा चल रहा है, ये फंड के साथ अच्छा चल रहा है। ताकि रेगुलेटर का काम यही है, प्रोटेक्ट टू द इन्वेस्टर्स वेल्थ, दैट्स इट। उनको पता है कि ईश्वर इन्वेस्टर कुछ हार्म नहीं करते किसी को, ये सबको पता है। ठीक है, इसलिए
इन्वेस्टरों के पैसे के साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, फ्रॉड ना हो, कोई भी ऐसे टैंपरिंग कुछ भी चीज़ें ना हो, इसलिए रेगुलेटर का काम यही है कि ऑडिटर के साथ क्लोजली काम करके पूरी चीज़ें मॉनिटर करके ऑन अ डेली बेसिस पूरा डेटा मंगवा के, उनका इन्वेस्टमेंट का डेटा मंगवा के, हर चीज़ का मंगवा के वो अप टू डेट रहेगा। कुछ भी होता है तो वो सिग्नल रेज करता है, एडिशनल सर्विलेंस मॉनिटरिंग, तो उस कैटेगरी में उस फंड को भेजेगा एंड उसे वो एक्स्ट्रा फिर मॉनिटरिंग वो उनके लोगों से करवाएगा, भाई इसका मॉनिटरिंग तुम करो अभी। ऑडिटर ऑडिटर भी नहीं करेगा। जैसे कोई स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे कि 1 रुपए का स्टॉक है, 200 रुपए का बन गया, तो उसको फिर वो सेबी उठा लेता है, अपने कैटेगरी में डाल देता है, एडिशनल मॉनिटरिंग कैटेगरी में डाल देता है। उसका थरो इन्वेस्टिगेशन करवाता है, कौन इन्वेस्टर है, क्यों आया उसमें, क्या पर्पज है, हर चीज फिर। ओके, चलो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर तुम डाउट पूछ लेना अगर कुछ है, तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी बन जाती है।